सैंडमैन एपिसोड 1। एपिसोड की शुरुआत में सैंडमैन बैकग्राउंड में कहते हैं, कहानी की शुरुआत होती है जागते संसार से जिसे इंसान असली दुनिया मानता है। जैसे कि सपनों का कोई असर ही नहीं पड़ता है उनके फैसलों पर। ये मिट्टी के पुतले हैं जो अपने गम, प्यार और रंगों में मशरूफ रहते हैं, जैसे यही उनकी जिंदगी हो। लेकिन एक दूसरी दुनिया भी है जो इंतजार कर रही है कि कब ये आंखें बंद करें और नई सपनों की दुनिया में जाएं। और इस सपनों की दुनिया का मैं राजा हूँ। जब ये जागती दुनिया तुम्हें थका हारा छोड़ देती है, तुम्हारी नींद तुम्हें यहाँ ले आती है जिससे तुम अपनी आज़ादी और एडवेंचर को जी सको। यहाँ तक कि तुम जितने डर और कल्पनाओं का सामना करते हो उनमें मैं रहता हूँ। इन पर मेरा बस है और कोई इसे बर्बाद ना कर पाए, यही मेरा काम है। सैंडमैन कहता है, मैं सपनों का राजा हूँ लेकिन शायद अब मैं नहीं बचूंगा, क्योंकि मैं नाइटमेयर का राजा कॉरिंथियन से लड़ने के लिए जाने वाला हूँ। सैंडमैन की दासी कहती है, आप सपनों के राजा हैं लेकिन नाइटमेयर की दुनिया में आपकी शक्ति कम पड़ सकती है। अब सीन शिफ्ट हो जाता है और 1916 वाइट क्रॉस इंग्लैंड का सीन दिखाया जाता है। डॉक्टर जॉन हाथवे रॉड्रिक बर्गस से मिलने के लिए जाता है। लोग रॉड्रिक बर्गस को मैगस के नाम से भी जानते हैं। मैगस का बेटा एलेक्स डॉक्टर हाथवे को अपने पिता के कमरे में ले जाता है। अब मैगस डॉक्टर हाथवे से पूछने लगता है कि अब आपको मेरी बातों पर विश्वास है ना। डॉक्टर हाथवे बताते हैं, पहले मैं आपकी बात से सहमत नहीं था, लेकिन आज सुबह मुझे एक टेलीग्राम मिला। पिछले हफ्ते मेरे बेटे एडमंड का जहाज जेटलैंड के पास डूब गया। मैगस को एडमंड की मौत की वजह से बुरा लग रहा था। वो बताता है कि कुछ दिनों पहले उसने अपने बड़े बेटे रैंडॉल को खोया था। और फिर मैगस डॉक्टर हाथवे को मैकडेलनी ग्रिमोयर नामक जादुई किताब देने के लिए कहते हैं। जब मैगस पहली बार डॉक्टर हाथवे से मिले थे, मैगस ने उनसे कहा था कि इस किताब में लिखा है कैसे एंजल ऑफ डेथ को काबू किया जा सकता है और मैगस इस किताब की मदद से ऐसा करके मरे हुए लोगों को जिंदा कर सकता है। डॉक्टर हाथवे को इस बात पर विश्वास नहीं था। मैगस कहता है, इस किताब में लिखे मंत्रों का इस्तेमाल करके हमारे बच्चे एडमंड और रैंडॉल हमें वापस मिल जाएंगे। कुछ देर बाद मैगस अपने लोगों के साथ तैयार हो जाता है और जलती हुई कैंडल लेकर एक डार्क कमरे की तरफ जाने लगते हैं। मैगस सभी को अंधेरा कायम रहे ऐसा बोलने के लिए कहता है। आज रात ये सभी एंजल ऑफ डेथ को काबू करने के लिए कुछ रिचुअल्स करने वाले थे। दूसरी तरफ बर्लिन जर्मनी में सैंडमैन कॉरिंथियन से लड़ने के लिए जाता है। सैंडमैन उसकी सारी चीजों को रेत बना देता है और फिर उसे मारने ही वाला था कि उसकी शक्ति अचानक कम पड़ने लगती है। लेकिन दूसरी तरफ हो रहे रिचुअल की वजह से सैंडमैन रेत बनकर अचानक गायब हो जाता है। इधर एंजल ऑफ डेथ को काबू करने के लिए मैगस जादुई मेटल से बना एक सिक्का, एक छुरी, अपना खून और एंजल का पंख मंत्रों के साथ चढ़ाने लगता है जिससे कि एंजल ऑफ डेथ काबू में आ जाए। अचानक वो पंख खुद ब खुद उड़ने लगता है और मैगस के साथ ही अंधेरे कायम रहे जोर जोर से कहने लगते हैं। धीरे धीरे मौसम बदलने लगता है और उस पंख पर आग जलने लगती है। इस पंख को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे सैंडमैन इस दुनिया में नहीं आना चाहता है, लेकिन इन मंत्रों की वजह से सैंडमैन कमरे में बनाई गई सर्कुलर ट्रैप के बीच फंस जाता है। सैंडमैन होश में नहीं था। उसके पास रखी सारी चीजें, रबी, रेत और हेलमेट मैगस उससे छीन लेता है। फिर ये लोग सैंडमैन को कमरे में नेकेड छोड़कर वहां से बाहर चले जाते हैं। इस इंसिडेंट के बाद सैंडमैन कहने लगता है, मैगस की वजह से मैंने अपनी शक्ति खो दी, लेकिन ऐसा करने के बाद मैगस और इस दुनिया के कई लोगों के साथ बहुत कुछ बुरा होने वाला है। अब सीन शिफ्ट हो जाता है। अगले सीन में दिखाया जाता है काफी शहरों में बच्चे, बूढ़े और जवान अघोर निद्रा का शिकार बन गए हैं। लगभग 10,000 से भी ज्यादा लोग इस बीमारी का शिकार बन गए हैं। कुछ देर बाद मैगस से मिलने के लिए कॉरिंथियन उसके घर पहुंचता है। कॉरिंथियन मैगस से कहता है, मुझे पता है तुमने उस जादुई किताब का इस्तेमाल करके अनंत जीव को कैद करके रखा है, लेकिन जिसे तुमने कैद किया है वो एक लौता अनंत जीव नहीं है, क्योंकि उसका पूरा परिवार अनंत जीव है। मैगस कॉरिंथियन से उस अनंत जीव के बारे में पूछता है। कॉरिंथियन कहता है, तुमने जिसे किडनैप किया है वो सपनों का राजा सैंडमैन है। सैंडमैन की चीजों का इस्तेमाल करके तुम किसी को भी मैनिपुलेट कर सकते हो और अपनी उम्र कम कर सकते हो। सैंडमैन को हमेशा के लिए कैद करने के लिए उसे कांच के पिंजरे के अंदर बंद करना होगा, और गलती से भी अगर कोई सैंडमैन के सामने सो गया, फिर सैंडमैन उस इंसान के सपने में जाकर कैद से बाहर आ जाएगा। इस बीच उन दोनों पर जैसामी नजर रख रहा था। जैसामी सैंडमैन का दूत है। वो जैसामी को वहां से भगा देता है। जाते जाते वो मैगस को नींद न आने की गोलियां देता है, जिसे खाकर गार्ड्स सैंडमैन की निगरानी रखेंगे। कुछ देर बाद मैगस सैंडमैन से मिलता है और उसे बताता है कि जादुई किताब की मदद से उसने उसे कैद किया है।
मैगस कहता है, मुझे पता है तुम सपनों के राजा हो, लेकिन मैं तुम्हें कैद करना नहीं चाहता था। मैं एंजल ऑफ डेथ को कैद करना चाहता था, जिसकी मदद से मेरे बेटे रैंडॉल को वापस जिंदा करना चाहता था। मैगस सैंडमैन से पूछने लगता है, क्या तुम मेरे बेटे को वापस ला सकते हो? सैंडमैन उससे एक भी सवालों का जवाब नहीं दे रहा था। मैगस को लगने लगता है कि शायद सैंडमैन उसकी मदद नहीं कर पाएगा, इसीलिए मैगस सैंडमैन को एक ऑफर देता है। मैगस कहता है अगर सैंडमैन उसे किसी तरह की जादुई शक्ति दे, फिर वो सैंडमैन को अपनी कैद से छोड़ देगा। सैंडमैन अब भी चुप था और वो उसकी बातों का जवाब नहीं दे रहा था। गुस्से में मैगस कहता है, अगर तुम मेरी मदद नहीं कर सकते तो फिर मैं तुम्हारी चीजों को गलत इस्तेमाल करूंगा। ये कहकर मैगस कमरे से बाहर चला जाता है। वहीं एलेक्स सैंडमैन को देखकर डरने लगता है। अब काफी दिन बीत जाते हैं। सैंडमैन हमें बताता है, हर दिन मैगस उससे कई वरदान मांगता था, लेकिन ना तो मैं उसे ये वरदान दे सकता था और ना तो एक इंसान के पास ये वरदान होना चाहिए, इसीलिए मैं हर दिन चुप रहता था। अब 10 साल बीत जाते हैं। सैंडमैन के रबी, रेत और हेलमेट का गलत इस्तेमाल करके मार्गस एक बड़ा आदमी बन चुका था और लोग उससे मिलने के लिए उसके घर के सामने खड़े रहते थे। इस बीच एक पार्टी के दौरान यंग एलेक्स के साथ लोग गलत तरीके से बात कर रहे थे। ईथल नाम की एक लड़की एलेक्स को डिफेंड करती है। एलेक्स उसे शुक्रिया कहता है, लेकिन ईथल कहती है, तुम्हारे पिता मार्गस से मिलना चाहती हो। कुछ देर बाद सैंडमैन के गार्ड्स कहीं बाहर गए हुए थे। उसकी निगरानी रखने के लिए एलेक्स को कहा जाता है। एलेक्स कमरे में जाकर सैंडमैन से बात करने की कोशिश करता है। वो कहता है, मैं नहीं जानता हूं कि तुम बोल सकते हो या नहीं, लेकिन मेरे पिता एक अच्छे इंसान हैं। वो बस मेरे बड़े भाई को जिंदा करना चाहते हैं और उन्हें तुमसे जो कुछ भी चाहिए वो तुम उन्हें दे दो। वैसे अगर मेरे बस में होता तो मैं तुम्हें इस कैद से आजाद कर देता। ठीक तभी कमरे में मार्गस चला आता है। मार्गस एलेक्स की सारी बातें सुन लेता है। अपने बेटे को मारते मारते कमरे से बाहर ले जाता है। मार्गस अपने बेटे पर काफी गुस्सा था और फिर कमरे के बाहर एक कौवा जोर जोर से चीखने लगता है। मैगस कौवे को मारने के लिए बंदूक निकालता है क्योंकि उसे लग रहा था कि यह कौवा जैसामी है। तभी एलेक्स कहता है, हो सकता है कि यह कौवा जैसामी नहीं है। गुस्से में मैगस एलेक्स को इस कौवे को मारने के लिए कहता है। यह कहकर मैगस कमरे से बाहर चला जाता है और कुछ देर बाद जैसामी मैगस के घर के भीतर घुस जाता है। जैसामी सभी को चकमा देकर सोफे पर आग लगा देता है। सभी का ध्यान भटकने के बाद जैसामी उस कमरे में जाता है जहां सैंडमैन को बंद करके रखा गया था। जैसामी सैंडमैन से मिलने के लिए तड़प रहा था। वो बार बार कांच तोड़ अंदर जाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी कमरे में एलेक्स पहुंच जाता है और वो जैसामी को मार देता है। जैसामी की मौत के बाद सैंडमैन बहुत उदास था, साथ ही वो एलेक्स से नाराज था। इसके अलावा सैंडमैन बताता है, जब से उसे कैद करके रखा गया है तब से दुनिया में कुछ बीमारी फैल गई है। डॉक्टर्स इस बीमारी सिफेलिटाइज लीथर्गिसा कहते हैं। कुछ लोग इस बीमारी की वजह से सो नहीं पाते हैं, कुछ लोग इस बीमारी की वजह से सोना चाहते हैं। इसके अलावा कुछ लोग ऐसे भी हैं जिसे नींद में चलने की बीमारी हो गई है। वहीं कुछ लोग अब तक नींद से उठ नहीं पाए हैं। अगले सीन में ईथल अपने कमरे की चीजें तोड़ने लगती है और एलेक्स के पूछने पर ईथल बताती है कि वो मां बनने वाली है, लेकिन मैगस उसका बच्चा गिराना चाहता था क्योंकि ये बच्चा मैगस का था। और कुछ देर बाद ईथल को छोड़कर भाग जाती है। लेकिन जाने से पहले वो तिजोरी से सारे पैसे और सैंडमैन की सारी चीजें चुरा कर ले जाती है। मैगस सैंडमैन को ये सारी बातें बता देता है। मैगस कहता है कि मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा, लेकिन इसके बदले तुम्हें मुझे बहुत सारे पैसे और अमृतत्व देना पड़ेगा। ये सुनने के बाद भी सैंडमैन चुप था और वो मैगस से बात तक नहीं कर रहा था। मैगस गुस्से में कांच तोड़ने लगता है। एलेक्स अपने पिता को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन मार्गस कहता है, अगर रैंडल जिंदा होता तो वो तुझसे भी बेहतर होता। इस बात से एलेक्स को काफी बुरा लग रहा था। गुस्से में एलेक्स कहता है, अगर रैंडल जिंदा होता तो वो भी मेरी तरह अब से नफरत करता। इसी बीच गलती से एलेक्स अपने पिता को धक्का मार देता है। मैगस का सर शीशे से टकरा जाता है और उसकी मौत हो जाती है। लेकिन मरने से पहले मैगस सैंडमैन से कहता है, तुम यहां से कभी आजाद नहीं हो पाओगे। इस दौरान एलेक्स बार बार सैंडमैन की ओर देख रहा था और वो सैंडमैन का पिंजरा खोलने वाला था, लेकिन मैगस के आदमी उसे रोक लेते हैं। अब सीन शिफ्ट हो जाता है। 9 महीने बाद ईथल एक बेटे को जन्म देती है और वो उसका नाम जॉनी रखती है। ईथल ने सैंडमैन की रबी पहनी हुई थी। वो अपने बेटे से कहने लगती है, जॉनी, मेरे काफी सारे सपने हैं जिसे मैं पूरा करना चाहती हूँ और अब हम दोनों मिलकर उन सपनों को पूरा करेंगे। अब एक दिन एलेक्स अपने दोस्त पॉल के साथ सैंडमैन से मिलने के लिए कमरे में आता है। पॉल और एलेक्स मिलकर सैंडमैन से कहते हैं कि वो लोग उसे हमेशा के लिए छोड़ देंगे, लेकिन इसके बाद सैंडमैन को वादा करना होगा कि वो एलेक्स और बाकी किसी को भी चोट नहीं पहुंचाएगा। सैंडमैन अब भी चुप था क्योंकि उसे एलेक्स पर बिल्कुल विश्वास नहीं था। अब ऐसे ही काफी साल बीत जाते हैं। एलेक्स अब बूढ़ा हो चुका था और आज भी वो सैंडमैन को समझाने के लिए कोशिश कर रहा था, लेकिन आज भी सैंडमैन को उस पर विश्वास नहीं था।
एलेक्स गुस्से में कहता है कि इसके बाद वो दोबारा कभी भी सैंडमैन को समझाने के लिए इस कमरे में नहीं आएगा। अब जैसे ही एलेक्स व्हील चेयर लेकर कमरे से बाहर जा रहा था, ठीक तभी सर्कुलर ट्रैप का कुछ हिस्सा मिट जाता है। अब रात के समय एक गार्ड बात करते करते सो जाता है। सैंडमैन गार्ड के सपने में जाकर ठीक उसके सामने खड़ा हो जाता है और गार्ड बार बार उस पर गोली चलाने लगता है। इधर रियलिटी में कांच का पिंजरा टूट चुका था। सैंडमैन अब आजाद हो गया था। सैंडमैन सभी गार्ड्स को बेहोश करके अपनी दुनिया की ओर चला जाता है। अगले सीन में सैंडमैन बूढ़े एलेक्स के सपने में जाकर उसे पूरी जिंदगी नींद से ना उठने का वरदान देता है। बूढ़े एलेक्स की तबीयत काफी खराब थी, लेकिन उसकी आंख नहीं खुल रही थी और यही उसकी सजा थी। पॉल अपने दोस्त के लिए काफी परेशान था। दूसरी तरफ कॉरिंथियन को पता चल चुका था सैंडमैन आजाद हो चुका है। इस बात को लेकर कॉरिंथियन थोड़ा घबराया हुआ था। वहीं सैंडमैन अपनी दुनिया के बिल्कुल सामने खड़ा था। ल्यूसियन उसे ढूंढते हुए वहां चली आती है। अब जैसे ही सैंडमैन अपनी दुनिया का दरवाजा खोलने वाला था, ल्यूसियन उसे बताती है कि आपकी दुनिया वैसी नहीं रही जैसा आप इसे छोड़कर गए थे। सैंडमैन देखता है उसकी पूरी दुनिया तबाह हो चुकी है। ल्यूसियन बताती है जब से सैंडमैन गायब हो गए थे, उसके बाद महल के काफी लोग महल छोड़कर चले गए थे क्योंकि उन लोगों को सैंडमैन पर भरोसा नहीं था। इस बात से सैंडमैन को काफी बुरा लगता है और वो ल्यूसियन से कहता है मैं दोबारा अपनी दुनिया बनाऊंगा और महल के सभी लोग वापस महल में लौट आएंगे। और इसी के साथ एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। एपिसोड की शुरुआत में सैंडमैन अपने महल में जाता है। ल्यूशियन बताती है सैंडमैन के जाने के बाद इस महल की सारी चीजें खुद ब खुद बिखरने लगी। महल की लाइब्रेरी में जितने भी किताबें थीं, उन किताबों के पन्ने अपने आप कोरे कागज बन गए। एक एक करके पूरा महल तबाह हो गया। महल के लोग अपने राजा पर विश्वास किए बिना महल छोड़कर चले गए। सैंडमैन ल्यूशियन से पूछता है फिर अब तक तुम क्यों इस महल में हो? तुम भी महल छोड़कर जा सकती थी। ल्यूशियन कहती है मेरे मालिक, मुझे पता था आप एक दिन महल में वापस जरूर लौट आएंगे। कुछ देर बाद सैंडमैन अपने बिखरे महल को दोबारा से ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन रबी, हेलमेट और रेत की मदद के बिना सैंडमैन ऐसा नहीं कर पाएंगे। ल्यूशियन सैंडमैन को आराम करने के लिए कहती है, लेकिन सैंडमैन बताता है उनकी कीमती अमानत चोरी हो गई है और उसके बिना सैंडमैन और सपनों के राजा का कोई वजूद नहीं है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है। अगले सीन में न्यूयॉर्क का बफेलो शहर दिखाया जाता है। कॉरिंथियन इथेल से मिलने के लिए न्यूयॉर्क गया था। सभी को यही लगता था कि इथेल मर चुकी है, क्योंकि अपने बेटे के जन्म के बाद इथेल ने ऐसा नाटक किया था। कोरिंथियन इथेल से मदद मांगने के लिए आया था क्योंकि वो सैंडमैन के हाथों मरना नहीं चाहता था। कोरिंथियन इथेल को कहता है कि उसके साथ कुछ बुरा होने वाला है क्योंकि इथेल ने सैंडमैन की सारी चीजें चुराई हैं, जिसके बिना सैंडमैन का कोई वजूद नहीं है। इधर सैंडमैन ल्यूशियन से कहता है मुझे अपनी अमानत वापस पाने के लिए त्रिदेवियों की मदद लेनी पड़ेगी। ल्यूशियन कहती है सैंडमैन को अपने भाई बहन डेस्टिनेशन और डिजायर से मदद लेनी चाहिए क्योंकि त्रिदेवियों से मदद लेने के लिए उन्हें कुछ तोहफा देना पड़ेगा और इस वक्त सैंडमैन के पास कोई शक्ति नहीं है जिससे वो तोहफा दे सके। सैंडमैन कहता है कि मैं अपने भाई बहनों से मदद नहीं ले सकता क्योंकि उन्हें काफी सालों से पता था कि मुझे मैगस ने कैद किया था, लेकिन किसी ने भी मेरी मदद नहीं की थी। आज सैंडमैन को त्रिदेवियों से मदद लेने के लिए शक्तियों की जरूरत पड़ेगी और इन शक्तियों को पाने के लिए सैंडमैन एबल और केन से मिलते हैं। काफी साल पहले सैंडमैन ने एबल और केन को एक ऐसा डायनासोर दिया था जिसकी रचना सैंडमैन ने खुद की थी। इस डायनासोर का नाम था ग्रेगरी। ग्रेगरी के अंदर सैंडमैन जितनी ताकत और शक्तियां हैं और ग्रेगरी को अपने अंदर समाकर सैंडमैन को दोबारा से अपनी शक्ति वापस मिल जाएगी। सैंडमैन एबल और केन से मिलकर कहते हैं कि इतने सालों तक वो कैद थे और अब वो अपने सपनों के महल और दुनिया को वापस बनाना चाहते हैं। एबल और केन सैंडमैन की मदद करने के लिए तैयार थे क्योंकि ये दोनों सैंडमैन को अपना देवता मानते थे और सैंडमैन को लॉर्ड मॉर्फियस भी कहा जाता है। सैंडमैन एबल और केन से कहते हैं कि उन्हें ग्रेगरी के पास वापस जाना है। एबल और केन ग्रेगरी को देने से मना कर देते हैं क्योंकि बचपन से ग्रेगरी यहीं रहता है और ग्रेगरी के जाने के बाद ये दोनों जी नहीं पाएंगे। अब सैंडमैन ग्रेगरी से कहता है कि उसे उसकी मदद चाहिए। ग्रेगरी सैंडमैन की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। वहीं एबल और केन इस बात से खुश नहीं थे और वो दोनों रोने लगते हैं। सैंडमैन ग्रेगरी को शुक्रिया कहते हैं क्योंकि उसने मॉर्फियस के साम्राज्य के लिए इतना बड़ा त्याग दिया और फिर सैंडमैन ग्रेगरी को अपने अंदर समाकर वहां से जाने लगते हैं। एबल अपने मालिक मॉर्फियस को शुभकामना देता है, लेकिन केन मॉर्फियस यानी सैंडमैन से बेहद नाराज था। वो गुस्से में एबल को मार देता है। केन थोड़ा गुस्सैल था। वो अक्सर अपने छोटे भाई एबल से नाराज होकर उसे मार देता है। इससे एबल को चोट जरूर लगती है, लेकिन उसकी मौत नहीं होती है। दूसरी तरफ कॉरिंथियन इथेल से कहता है सैंडमैन की अमानत ने मुझे बनाया गया था और इसीलिए मुझे उन चीजों की जरूरत नहीं है, लेकिन उन यंत्रों का इस्तेमाल करके मॉर्फियस को खत्म किया जा सकता है।
ईथल बताती है मॉर्फियस के यंत्र उसके पास नहीं है, लेकिन कोरिंथियन को ईथेल की बातों पर विश्वास नहीं था। इधर मॉर्फियस तिलस्मी समंदर में रेत फेंक देता है, जिसकी मदद से मॉर्फियस आम इंसान के सपनों में जाकर चीजें चुरा सके। लेकिन इस बीच मॉर्फियस के लोग अच्छे और बुरे सपनों के बीच फर्क नहीं समझ पा रहे थे और अपने मालिक मॉर्फियस को भी नहीं पहचान पा रहे थे। अपनी दुनिया के बारे में सोचकर मॉर्फियस त्रिदेवियों के लिए 3 तोहफे सपनों से चुरा कर ले आता है और फिर वो त्रिदेवियों को अपनी दुनिया में बुलाता है और वो उन्हें तोहफा देता है। इन तोहफों से त्रिदेवियां खुश थीं। मॉर्फियस को त्रिदेवियों से 3 सवाल पूछने के लिए कहा जाता है। मॉर्फियस का पहला सवाल था, मेरी रेत किसके पास है? पहली देवी बताती है, पहली रेत की पोटली को लंदन में रहने वाले जोहान्ना कंस्टेंटाइन को बेच दिया गया है। मॉर्फियस का दूसरा सवाल था, मेरी हेलमेट किसके पास है? दूसरी देवी बताती है, मॉर्फियस का हेलमेट भी बेच दिया गया है और आजकल उस हेलमेट को रक्षा कवच की तरह इस्तेमाल किया जाता है। मॉर्फियस का तीसरा सवाल था, मेरी रबी किसके पास है? तीसरी देवी बताती है, वो रबी एक माँ ने अपने बेटे को दे दी है। यह कहकर त्रिदेवियां वहां से चली जाती हैं। ठीक तभी ल्यूशियन नोटिस करती है कि अभी भी एक तोहफा मॉर्फियस ने देवियों को नहीं दिया। मॉर्फियस बताता है, यह तोहफा देवियों के लिए नहीं है, बल्कि यह तोहफा एबल और केन के लिए है, जो वो सपने से चुरा कर लाया है। मॉर्फियस एबल और केन के पैलेस में जाकर इस डायनासोर का अंडा रख देता है। उधर ईथल कोरिंथियन को बताती है कि हेलमेट और रेत की पोटली उसने बेच दी है, लेकिन मॉर्फियस की रबी उसके बेटे जॉनी के पास है। उस रबी की वजह से जॉनी के काफी सपने पूरे हो गए हैं, लेकिन उसी रबी की वजह से उसके बेटे जॉनी की मौत हो गई। कोरिंथियन को अब भी ईथल की बातों पर विश्वास नहीं था और वो ईथल को मारने की धमकी देता है, लेकिन ईथल बताती है उसे रबी की जरूरत नहीं और ना तो वो झूठ बोल रही है, क्योंकि ईथल के पास उसकी अपनी रबी थी जो उसकी रक्षा कवच है और इस रबी की वजह से कोरिंथियन ईथल पर अटैक नहीं कर पाता है और अचानक वो गायब होने लगता है। दूसरी तरफ मॉर्फियस का दिया हुआ डायनासोर एबल को मिलता है और वो उसे अपने बड़े भाई केन के पास ले जाता है। केन को पता था कि ये डायनासोर मॉर्फियस ने उन लोगों को दे दिया है। पहले तो केन इस डायनासोर को लेने से मना कर देता है, लेकिन बाद में वो खुद भी इस तोहफे से खुश था। केन इस डायनासोर का नाम गोल्डी रखता है। अब अगली सुबह एबल गोल्डी के साथ समय बिता रहा था। ग्रेगर के जाने के बाद एबल को गोल्डी के साथ समय बिताना अच्छा लगता है। कुछ देर बाद ईथल एक बिल्डिंग के भीतर जाती है। इस बिल्डिंग में टाइट सिक्योरिटी थी और इसी बिल्डिंग में ईथल ने अपने बेटे जॉनी को छिपा रखा था। जॉनी इस बिल्डिंग में बिल्कुल नहीं रहना चाहता था, लेकिन अपनी माँ की वजह से उसे यहाँ रहना पड़ता था और इसी वजह से जॉनी अपनी माँ से ठीक तरह से बात भी नहीं करता था। उधर मॉर्फियस अपनी रेत की पोटली लाने के लिए लंदन जाने वाला था। ल्यूशियन मॉर्फियस को अपना दूत साथ ले जाने के लिए कहती है, लेकिन मॉर्फियस अपने साथ अपना दूत ले जाने से मना कर देता है, क्योंकि पिछली बार उसकी वजह से जैसमी की मौत हो गई थी और फिर वो तिलस्मी समंदर की मदद से लंदन चला जाता है। एपिसोड के एंड में कोरिंथियन ईथल की रबी की वजह से सपनों की दुनिया के ठीक सामने गिर जाता है। लूशियन कोरिंथियल से कहती है, तुम्हें अपनी दुनिया में रहकर अपने मालिक का सम्मान करना चाहिए। कोरिंथियल कहता है, मॉर्फियस मेरा मालिक नहीं है, वो स्वार्थी देवता है जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है। मॉर्फियस के बारे में बुरा भला कहकर कोरिंथियन वहां से चला जाता है। लूशियन कोरिंथियन से कहती है, तुमने जो किया है उसकी सजा तुम्हें एक दिन जरूर मिलेगी। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। एपिसोड की शुरुआत में एक आदमी शैतान की किताब पढ़कर शैतान को धरती पर बुलाना चाहता था। वो आदमी इस किताब का सही इस्तेमाल करना नहीं जानता था और इस रिचुअल को करने की वजह से वो बेहोश हो जाता है। उस आदमी ने इस रिचुअल के लिए जोहान्ना कंस्टेंटाइन को बुलाया था, लेकिन उसके आने से पहले उस आदमी ने ये रिचुअल अकेले पूरा कर लिया। जोहान्ना नोटिस करती है एक कमरे के अंदर डीमन और तिलस्मी शक्ति है जो कमरे से बाहर आना चाहते हैं। ये डीमन जोहान्ना को मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे तैसे जोहान्ना दरवाजा बंद कर देती है। ठीक तभी वो अपनी आंखें खोलती है और हमें पता चलता है कि ये सिर्फ एक सपना था। जोहान्ना एक प्रिस्ट से मिलने के लिए चर्च में जा रही थी। जैसे ही जोहान्ना चर्च की ओर जाने लगती है, जोहान्ना की नानी हैटी, जिनकी उम्र 280 साल थी, वो जोहान्ना से कहती है, तुम्हारे पास सपनों के राजा मॉर्फियस की रेत की पोटली है और उसे लेने के लिए मॉर्फियस लंदन आ चुका है और वो बहुत जल्द तुमसे मिलने वाला है। जोहान्ना को हैटी की बातों पर विश्वास नहीं था। वो कहती है, सपनों का राजा असल जिंदगी में नहीं होता है। ये कहकर जोहान्ना चर्च के अंदर जाने लगती है। ठीक तभी मॉर्फियस वहां चला आता है। मॉर्फियस जोहान्ना से बात करने की कोशिश कर रहा था। इससे जोहान्ना को लग रहा था मॉर्फियस एक आम इंसान है। जोहान्ना मॉर्फियस को थोड़ी देर बाद वेट करने के लिए कहती है। अब जैसे ही जोहान्ना अंदर जाती है, प्रीस्ट जोहान्ना से कहती है, चर्च में एक प्रिंसेस आई है जो रॉयल फैमिली से है। प्रिंसेस अपने बॉयफ्रेंड के साथ शादी करना चाहती है क्योंकि उस पर किसी डीमन का साया है जो बीच बीच में उसे पोजेस करता है।
प्रिंसेस चाहती है कि जल्द से जल्द उसकी शादी हो जाए और वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ खुश रहे, क्योंकि रॉयल फैमिली की बेटी होने की वजह से उसके साथ ये सब कुछ हो रहा है। इसके बदले जोहन्ना को 3 गुनी फीस भी मिलने वाली थी। जोहन्ना प्रिंसेस की मदद के लिए तैयार थी। कुछ देर बाद जोहन्ना प्रिंसेस को और उसके बॉयफ्रेंड की शादी करवा रही थी। इसी बीच मंत्र पढ़ने की वजह से प्रिंसेस का बॉयफ्रेंड अजीब तरह से बिहेव करने लगता है। वो अपना मुंह चीर देता है, जिसके बाद डीमन बाहर आ जाता है। प्रिंसेस अपने बॉयफ्रेंड की मौत के बाद रोने लगती है। इधर जोहन्ना डीमन से उसका नाम पूछती है। ठीक तभी मॉर्फियस चर्च के अंदर आकर डीमन का नाम बताता है। अब जाकर जोहन्ना को पता चलता है कि मॉर्फियस सच में उससे अपनी रेत की पोटली लेने के लिए आया है। डीमन मॉर्फियस से पूछता है कि उसकी हेलमेट किसके पास है। मॉर्फियस कहता है उसका हेलमेट नर्क में बेच दिया गया है। डीमन कहता है कि उसे पता है कि किसके पास उसका हेलमेट है। ठीक तभी जोहन्ना डीमन को काबू करने लगती है और डीमन बिना कुछ बताए गायब हो जाता है। मॉर्फियस जोहन्ना से कहता है अभी तुमने जो किया है वो गलत है। जोहन्ना कहती है मुझे पैसा कमाना था और मैंने वही किया। दूसरी तरफ ईथल जॉनी के साथ थी। वो जॉनी से रूबी के बारे में बात करना चाहती थी। जॉनी समझ नहीं पा रहा था एकदम से इतने सालों के बाद ईथल रबी के बारे में उससे क्यों बात कर रही है, क्योंकि आज तक उसने कभी रबी का जिक्र नहीं किया। ईथल जॉनी को बताती है कि रबी वापस लेने के लिए मॉर्फियस यहाँ आने वाला है और वो सबको बर्बाद कर सकता है। जॉनी को अपनी माँ की बातों पर विश्वास नहीं था, क्योंकि बचपन से ईथल अपने बेटे से झूठ कहती आ रही है। यहाँ तक कि जॉनी को यह तक नहीं पता था कि उसके बाप मैगस है और उसकी माँ ईथल मैगस की रखेल है। लेकिन ईथल के बारे में जॉनी को कुछ लोगों ने सब कुछ सच बता दिया था। जॉनी ईथल से कहता है कि माँ अगर अब भी कोई सच्चाई जाननी बाकी है तो आप मुझे आज सब कुछ बता दीजिए। इधर हैटी मॉर्फियस को जोहन्ना से बचकर रहने के लिए कहती है, क्योंकि जोहन्ना काफी चालाक लड़की है जो अपने मतलब और पैसों के बिना काम नहीं करती है। हैटी के जाने के बाद मॉर्फियस जोहन्ना से अपनी रेत की पोटली के बारे में पूछता है। जोहन्ना बताती है उसे नहीं पता वो रेत की पोटली कहाँ है, क्योंकि उसे खरीदने के बाद अब तक उसने वो पोटली नहीं खोली और उसे याद तक नहीं है कि उसने वो पोटली कहाँ रखी है। मॉर्फियस कहता है मुझे वो पोटली जल्द से जल्द चाहिए, लेकिन जोहन्ना कहती है वो अपने साथ किसी को भी अपने घर नहीं ले जाएगी, क्योंकि मॉर्फियस के साथ उसका दूत मैथ्यू चर्च के बाहर खड़ा था, जिसे ल्यूसियन ने भेजा था और मॉर्फियस को उसके बारे में कुछ नहीं पता था। जैसे ही मॉर्फियस मैथ्यू से बात करने के लिए जाता है, मौके का फायदा उठाकर जोहन्ना वहां से गायब हो जाती है। मैथ्यू मॉर्फियस से कहता है अगर हम जोहन्ना को पकड़ना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि जोहन्ना सपने में है या फिर असल जिंदगी में। उधर ईथल जॉनी को अपनी लाइफ की सारी सच्चाई बता देती है। ईथल जॉनी से कहती है कि इस रूबी को चुराने की वजह से मॉर्फियस हमें नहीं छोड़ेगा। ईथल जॉनी को वो रबी मॉर्फियस को वापस लौटाने के लिए कहती है, लेकिन जॉनी कहता है इस रबी की मदद से इंसान के सपने सच हो जाते हैं। इस रबी की मदद से वो एक ऐसी दुनिया बनाने के बारे में सोच रहा था जहां मॉर्फियस एग्जिस्ट नहीं करता, जिसके बाद इन लोगों को किसी का खतरा नहीं रहेगा। इधर मॉर्फियस को पता था जोहन्ना सपने में है और वो जोहन्ना के सपने में जाकर उसके घर तक पहुंच जाता है। जोहन्ना को अक्सर नींद नहीं आती थी, क्योंकि हर वक्त वो अपने सपने में किसी तरह की तिलस्मी शक्ति उसे उसका काम करने से रोकती है और इन शक्तियों की वजह से अक्सर उसके सपने में किसी की जान चली जाती है, जिससे जोहन्ना की नींद अधूरी रह जाती है। अब जैसे ही जोहन्ना सपने से बाहर आती है, वो अपने सामने मॉर्फियस को देखकर हैरान रह जाती है। मॉर्फियस जोहन्ना को जल्द से जल्द उसकी रेत की पोटली ढूंढकर वापस देने के लिए कहता है और इसके बदले वो उसकी नींद उसे वापस देने का वादा करता है। जोहन्ना रेत की पोटली ढूंढने लगती है। इसी बीच मॉर्फियस जोहन्ना की एक पिक्चर देखता है। इस पिक्चर को देखने के बाद मॉर्फियस कहता है पहले तुम खुश रहती थी, लेकिन अब तुम काफी बदल चुकी हो। ठीक तभी जोहन्ना को याद आ जाता है कि वो अपनी दोस्त रचेल के घर पर रेत की पोटली भूल आई थी। उधर ईथल अपने बेटे के साथ समय बिता रही थी। जॉनी अपनी माँ से बहुत प्यार करता था और वो अपनी माँ को बचाने के लिए रबी का गलत इस्तेमाल करना चाहता था, लेकिन ईथल उसे ऐसा करने से मना करती है। जॉनी उसकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था, इसीलिए ईथल अपनी रक्षा कवच जॉनी को दे देती है और बदले में वो उसे रूबी वापस लौटाने के लिए कहती है। इधर मॉर्फियस जोहन्ना के साथ रचेल के घर जा रहा था। जोहन्ना बताती है पहले वो रचेल के साथ रहती थी, लेकिन रचेल उसे पसंद करती थी। उसे लगता था जोहन्ना भी उसे पसंद करती थी, इसीलिए वो मौका देखकर वहां से भाग गई। जोहन्ना का कहना था जो भी उसके साथ रहता है वो लोग ज्यादा दिनों तक बच नहीं पाते हैं, इसीलिए वो अकेली रहती है। जोहन्ना मॉर्फियस को बाहर वेट करने के लिए कहती है और अंदर जाकर वो रचेल से मिलती है। दोनों की कन्वर्सेशन सुनने के बाद हम जान पाते हैं ये दोनों रिलेशनशिप में थी, लेकिन एक दिन जोहन्ना रचेल को छोड़कर चली गई। काफी देर तक वेट करने के बाद मॉर्फियस घर के अंदर घुस जाता है और अचानक रचेल गायब हो जाती है। जोहन्ना मॉर्फियस के ऊपर गुस्सा हो जाती है, लेकिन फिर हमें पता चलता है कि यह भी जोहन्ना का सपना
था क्योंकि अब तक जोहाना रचेल से मिली ही नहीं थी। अंदर जाकर ये दोनों देखते हैं रचेल की तबीयत काफी खराब है, लेकिन उसके पास रेत की पोटली थी, इसीलिए अब तक उसकी मौत नहीं हुई। अब मॉर्फियस रेत की पोटली लेकर वहां से जाने लगता है। ठीक तभी जोहाना मॉर्फियस से कहती है कि उसे रचेल की मदद करनी चाहिए। मॉर्फियस रचेल की मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन रचेल अपनी और जोहाना के सपने देखते देखते मारी जाती है। उधर ईथल के रक्षा कवच खोलने के बाद वो अपने असल रूप में आ जाती है और उसकी मौत हो जाती है। इस रक्षा कवच की मदद से जॉनी उस बिल्डिंग से भागने लगता है। बिल्डिंग से बाहर निकलने के बाद कॉरिंथियन जॉनी को एक जैकेट देता है क्योंकि जॉनी ठंड से कांप रहा था। जॉनी को कॉरिंथियन के बारे में कुछ नहीं पता था, लेकिन कॉरिंथियन जॉनी को बहुत अच्छे तरीके से पहचानता था। इधर मॉर्फियस रचेल की मौत के बारे में जोहाना को बताता है। जोहाना बहुत गिल्टी फील करने लगती है। वो कहती है कि मैं भी मैगस की तरह सेल्फिश इंसान हूँ और मेरी वजह से रचेल की मौत हो गई। मॉर्फियस उसे समझाता है कि वो एक अच्छी लड़की है और अब उसे उसके सपने परेशान नहीं करेंगे और वो चैन की नींद सो पाएगी। और फिर जोहाना गुड बाय कहकर वहां से चली जाती है। जोहाना के बाद मॉर्फियस नर्क में हेलमेट ढूंढने के लिए जाने का फैसला लेता है, लेकिन मैथ्यू कहता है इस बारे में हमें ल्यूशियन को बता देना चाहिए, लेकिन मॉर्फियस उसे ऐसा करने से मना करता है। और एपिसोड के एंड में मॉर्फियस रेत की मदद से नर्क में जाता है और इसी के साथ एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। एपिसोड की शुरुआत में मॉर्फियस मैथ्यू के साथ नर्क में जाता है, लेकिन ये लोग बिना परमिशन लिए नर्क के अंदर नहीं जा पाएंगे। मॉर्फियस नर्क के अंदर जाने से पहले संकेत देता है, जिसके बाद नर्क की रखवाली करने वाला दूत मॉर्फियस को अपना नाम बताने के लिए कहता है। मॉर्फियस बताता है वो सपनों की दुनिया का राजा है। पहले तो रक्षक दूत मॉर्फियस की बातों पर विश्वास नहीं करता है, लेकिन नर्क का नियम था। नर्क में हर एक इंसान को मेहमान माना जाता है जिसकी अच्छे से खातिरदारी की जाती है, इसीलिए नर्क का रक्षक दूत दरवाजा खोल देता है और मॉर्फियस नर्क के अंदर जाने लगता है। दूसरी तरफ रोजमेरी नाम की महिला के साथ जॉनी की एक्सीडेंट हो जाती है। रोजमेरी जॉनी की मदद करना चाहती थी, इसीलिए वो जॉनी को उसके घर तक लिफ्ट देती है। जॉनी रोजमेरी के साथ अजीब तरह बिहेव कर रहा था। वो रोजमेरी से कहता है कि कुछ देर पहले उसकी माँ की मौत हो गई है, लेकिन उसकी माँ अच्छी इंसान नहीं थी, वो एक चोर थी और वो बचपन से मुझसे झूठ कहती आ रही है। धीरे धीरे रोजमेरी भी अपनी लाइफ के बारे में जॉनी को बताने लगती है। इस बीच रोजमेरी को पता चलता है जॉनी अब तक मेंटल हॉस्पिटल की बिल्डिंग में बंद था क्योंकि उसने अपनी मां की रबी चुराने के बाद काफी लोगों के मर्डर किए थे। लेकिन इस बारे में पूछने पर जॉनी बताता है कि वो एक अच्छा इंसान है और उसने अपने डिफेंस में उन लोगों का खून किया था। ये जानने के बाद रोजमेरी डरने लगती है क्योंकि उसे बिल्कुल नहीं पता था कि जॉनी एक खूनी है। रोजमेरी इमरजेंसी नंबर 911 पर कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन डर के मारे उसके हाथ कांपने लगते हैं। इधर रक्षक दूत मॉर्फियस को नर्क की रानी लूसीफर मॉर्निंग स्टार के पास ले जा रहा था। इस बीच नर्क की एक कैदी नाड़ा मॉर्फियस को कायचू नाम से पुकारने लगती है। नाड़ा मॉर्फियस से माफी मांगती है और वो कहती है कि वो उससे प्यार करती है। मॉर्फियस कहता है कि वो भी नाड़ा से प्यार करता है, लेकिन अब तक वो उसे माफ नहीं कर पाया है। ये सुनकर नाड़ा रोने लगती है। नाड़ा के बारे में मैथ्यू मॉर्फियस से पूछता है, जिसके बाद हमें पता चलता है आज से 10,000 साल पहले मॉर्फियस और नाड़ा एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन नाड़ा स्वार्थी इंसान बन गई थी, जिसके बाद उन दोनों का रिश्ता टूट गया। कुछ देर बाद मॉर्फियस लूसीफर मॉर्निंग स्टार से मिलता है और उसे बताता है कि नर्क के दानव ने उसका हेलमेट चुराया है। लूसीफर मॉर्फियस से पूछती है कि किसने उसका हेलमेट चुराया है। मॉर्फियस को इस बारे में कुछ नहीं पता था, तो लूसीफर नर्क के सभी दानव को अपने सामने खड़ा कर देती है और मॉर्फियस अपने रेत की मदद से चोर का पता लगा लेता है। इस दानव का नाम था कॉरनजोन। कॉरनजोन बताता है कि उसने ईथल नाम की महिला से ये हेलमेट खरीदा था और बदले में उसने ईथल को एक रक्षा कवच दिया था। मॉर्फियस कॉरनजोन को अपना हेलमेट वापस लौटाने के लिए कहता है, लेकिन कॉरनजोन कहता है इस हेलमेट के लिए मॉर्फियस को उससे लड़ना पड़ेगा। जो भी इस लड़ाई में जीतेगा उसे ये हेलमेट दिया जाएगा, लेकिन इसमें एक शर्त रखी गई थी, अगर मॉर्फियस इस लड़ाई में हार गया फिर उसे कॉरनजोन का गुलाम बनकर रहना पड़ेगा। लेकिन नर्क के नियम के अनुसार मॉर्फियस के साथ लूसीफर को लड़ना होगा। मॉर्फियस की लड़ाई दानव के साथ नहीं होगी। मॉर्फियस लड़ने के लिए तैयार थे। उधर डर के मारे रोजमेरी एक गैस स्टेशन के सामने गाड़ी रोकती है। पास की ही एक शॉप में रोजमेरी कुछ स्नैक्स लेने के लिए जाती है और जॉनी भी उसके साथ शॉप पर जाता है। रोजमेरी शॉपकीपर को 911 इमरजेंसी नंबर पर कॉल करने के लिए कहती है और शॉपकीपर पुलिस को बुलाता है। अब जॉनी रोजमेरी को बाहर चलने के लिए जबरदस्ती करता है। रोजमेरी काफी घबराई हुई थी। शॉपकीपर जॉनी पर बंदूक तान देता है, लेकिन जॉनी रोजमेरी को लेकर जाने लगता है। गुस्से में शॉपकीपर जॉनी पर गोली चला देता है, लेकिन रक्षा कवच की वजह से शॉपकीपर को गोली लग जाती है और उसकी मौत हो जाती है। अब जॉनी जल्द से जल्द रोजमेरी को अपने घर पर चलने के लिए कहता है, क्योंकि घर पर
रबी थी। इधर मॉर्फियस मैथ्यू को सपनों की दुनिया में वापस लौट जाने के लिए कहता है, क्योंकि पिछली बार की तरह इस बार भी लूसियन मॉर्फियस का इंतजार करती रहेगी और इस बार मॉर्फियस ऐसा नहीं चाहता है। मैथ्यू मॉर्फियस को अकेला छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं था और अब लूसीफर मॉर्निंग स्टार और मॉर्फियस के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। ये दोनों अपनी जादुई शक्ति से दुनिया की हर चीज का तिलस्मी तरीके से इस्तेमाल करके लड़ाई कर रहे थे। एक एक करके इन दोनों को ऐसे नाम लेने थे जो एक दूसरे पर हावी पड़े। सबसे पहली चाल लूसीफर की थी। लूसीफर की पहली चाल में लूसीफर खुद को एक भेड़िया बताती है, वहीं मॉर्फियस अपने आप को एक शिकारी बनाकर लूसीफर पर हमला करता है। लूसीफर की अगली चाल में वो खुद को एक जहरीली नागिन बताती है। वही मॉर्फियस जहरीली नागिन का सामना करने के लिए एक ईगल बनकर लूसीफर पर हमला करता है। अब ऐसे ही ये दोनों एक दूसरे के ऊपर हमला करने लगते हैं, लेकिन एंड में लूसीफर मौत बन जाती है और मॉर्फियस धीरे धीरे मरने लगता है। सभी दानव खुश थे क्योंकि मॉर्फियस अब मरने वाला था, लेकिन अपनी दुनिया बचाने के लिए मॉर्फियस मौत का सामना जीने की उम्मीद से करता है। जिसके बाद मॉर्फियस पूरी तरीके से ठीक हो जाता है। उसके शरीर पर एक भी चोट नहीं थी और लूसीफर ये लड़ाई हार चुकी थी। लूसीफर क्रोनोजोन को मॉर्फियस का हेलमेट वापस लौटाने के लिए कहती है। मॉर्फियस लूसीफर को शुक्रिया कहता है, लेकिन लूसीफर मॉर्फियस से कहती है, तुम्हें तुम्हारा हेलमेट मिल गया, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ से बचकर जाने नहीं दूंगी क्योंकि तुम्हारी पूरी शक्ति तुम्हारे पास नहीं है। मॉर्फियस कहता है, मैं सपनों का राजा हूँ और अपनी शक्तियों से मैं नर्क के सभी लोगों को तबाह कर सकता हूँ, जिसके बाद पूरा नर्क तबाह हो जाएगा। यह कहकर मॉर्फियस नर्क से बाहर चला जाता है। मॉर्फियस मैथ्यू को बताता है, इस लड़ाई की वजह से एक दिन लूसीफर मुझसे बदला लेगी और फिर वो अपना हेलमेट पहन लेता है। हेलमेट पहनने के बाद मॉर्फियस को उसकी रबी दिख रही थी और अब वो अपनी रबी वापस पाने के लिए रेत की मदद से न्यूयॉर्क शहर में जाता है। न्यूयॉर्क में ईथेल के पुराने घर में उसे अपनी रबी तो वापस मिल जाती है, लेकिन मॉर्फियस को रबी में काफी बदलाव दिखता है, जिसकी वजह से रबी को छूने के बाद मॉर्फियस को झटका लगने लगता है और वो नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। ठीक तभी रोजमेरी और जॉनी वहां पहुंचते हैं। जॉनी रबी को पहनकर बाहर आ जाता है। वहीं डर के मारे रोजमेरी जॉनी को लिफ्ट ऑफर करती है। जॉनी हैरान था क्योंकि उसे पता था रोजमेरी उससे काफी डरी हुई है, लेकिन फिर भी वो उसकी मदद करना चाहती है। रोजमेरी जॉनी से कहती है कि वो यहाँ से बचकर जाना चाहती है, इसीलिए वो ये सब कुछ कर रही है। रोजमेरी की बातों से साफ पता चल रहा था कि वो एक अच्छी इंसान है, इसीलिए जॉनी उसे रक्षा कवच गिफ्ट करता है, जिससे कि एक अच्छी इंसान पर कोई चोट नहीं पहुंच सके। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। शुरुआत में मॉर्फियस जॉनी के घर पर बेहोश पड़ा था और मैथ्यू उसे जगाने की कोशिश कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ जॉनी एक रेस्टोरेंट में जाता है। रेस्टोरेंट की वेट्रेस बैट जॉनी से काफी प्यार से बात करती है। जॉनी बैटी से कहता है आज वो बहुत खुश है क्योंकि उसे सबसे उसकी प्यारी चीज रबी वापस मिल गई है और इस रबी की मदद से वो पूरी दुनिया को बदल देगा और उस दुनिया में लोग एक दूसरे से सिर्फ सच बोलेंगे। बैटी को जॉनी की बातें अच्छी लग रही थी। वो उससे काफी देर तक बातें करती है और फिर वो उसे कॉफी सर्व करके अपने काम पर लग जाती है। कुछ देर बाद रेस्टोरेंट में शेफ मार्श और बैट की दोस्त जूडी पहुंचती है। बैटी शेफ मार्श को काफी सालों से पसंद करती है, लेकिन मार्श उसे ठीक तरह से बात भी नहीं करता है। वहीं जूडी का अपनी गर्लफ्रेंड डोना के साथ झगड़ा हो गया था, जिसके बाद डोना अचानक कहीं गायब हो गई है। अब रेस्टोरेंट में मार्क नाम का एक लड़का आता है जिसकी आज वैनगार्ड के साथ इंटरव्यू थी। बैटी अपने प्यारे स्वभाव से मार्क का मन जीत लेती है और उसे अपने इंटरव्यू के लिए कॉन्फिडेंट फील कराती है और फिर वो दोबारा से जॉनी से उसका अगला ऑर्डर लेने के लिए उसकी टेबल पर जाती है। जॉनी समझ नहीं पा रहा था बैटी सबके साथ इतना अच्छा बिहेव क्यों करती है। इधर जूडी गुस्से में मार्क से झगड़ने लगती है। वहीं बैटी मार्श से कहती है जूडी की गर्लफ्रेंड डोना जूडी के लायक नहीं है क्योंकि डोना की वजह से जूडी की लाइफ बर्बाद हो रही है और शायद जूडी को सिर्फ एक लड़का खुश रख सकता है। और फिर रेस्टोरेंट के सबसे चहेते कपल कैटी और गैरी वहां आते हैं। आज इन दोनों की एनिवर्सरी थी और ये दोनों सैलेड ऑर्डर देकर अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हैं। गैरी बर्गर खाना चाहता था, लेकिन कैटी के डर से गैरी को भी सलाद खाना पड़ता है। इसके अलावा शुरू से लेकर अब तक जॉनी सभी पर नजर रख रहा था। बैटी कैटी और गैरी के ऑर्डर्स लेती है और उन दोनों को एनिवर्सरी की बधाई देती है। इस बीच हमें पता चलता है बैटी एक राइटर है, लेकिन घर चलाने के लिए वो वेट्रेस का काम करती है। कुछ देर बाद जॉनी बैट से पूछता है कि वो ऐसी क्यों है और सबके साथ वो ऐसे बात क्यों करती है। जॉनी धीरे धीरे रबी को मैनिपुलेट करने लगता है, जिसकी वजह से दुनिया उसकी तरह बदलने लगी है। वो जैसी दुनिया चाहता था अब बिल्कुल वैसी दुनिया बन चुकी है और रबी की वजह से बैटी जॉनी से कहती है वो सभी को खुश रखना चाहती है, इसीलिए वो ऐसा कर रही है। और फिर वो मार्क को गैरी और कैटी से मिलवाती है। गैरी वैनगार्ड के हायर ऑफिसर थे
और आज ये दोनों अपने ऑफिस में इंटरव्यू लेने वाले थे। इस बीच रवि की वजह से कैटी और गैरी का झगड़ा हो जाता है और गैरी को जेलस महसूस कराने के लिए कैटी मार्क का इंटरव्यू लेने लगती है। वहीं जूडी कहने लगती है डोना के गायब होने के बाद से वो काफी खुश है और वो चाहती है कि डोना कभी उसकी जिंदगी में वापस ना आए। इधर कैटी गैरी से बुरी तरह से झगड़ने लगी थी। दोनों एक दूसरे से काफी गुस्सा थे। वहीं बैटी गुस्से में मार्श से बात करने के लिए जाती है। मार्श बताता है वो बैटी को पसंद नहीं करता है। बैटी उसे अपने घर पर आने के लिए ऑफर करती है लेकिन मार्श उसे मना कर देता है। मार्श बताता है कि उसे बैटी के बेटे में इंटरेस्ट है और वो बैटी के बेटे के साथ इंटीमेट होना चाहता है और अब तक जितनी बार भी मार्श बैटी के घर गया था वो उतनी बार बैटी के बेटे के साथ इंटीमेट हुआ है। इस रवि की वजह से मार्श ने अपने बारे में सब कुछ सच सच बता दिया था। इस बारे में जानने के बाद बैटी काफी गुस्सा हो जाती है और वो चीजें तोड़कर बाथरूम के भीतर खुद को लॉक करके रोने लगती है। इधर दोनों कपल के बीच झगड़ा काफी बढ़ चुका था, इसीलिए गैरी शेफ मार्श से मिलने के लिए जाता है और कैटी मार्क का इंटरव्यू लेने लगती है। कैटी मार्क को अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में पूछने लगती है और फिर वो बताती है गैरी के साथ वो खुश नहीं है और ना तो गैरी उससे प्यार करता है क्योंकि उसका दूसरी लड़कियों के साथ संबंध है। वहीं गैरी मार्श से कहता है कि कैटी उसके साथ खुश नहीं है और वो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है। यहाँ तक कि हर दिन उन दोनों के बीच झगड़ा होता है। गैरी काफी गुस्से में था क्योंकि एनिवर्सरी के दिन भी उसकी कैटी से लड़ाई हो गई। वो जब भी गुस्से में होता है वो किसी भी इंसान के साथ इंटीमेट होना पसंद करता है और फिर गैरी मार्श के साथ इंटीमेट होता है। बाहर कैटी मार्क के साथ इंटीमेट होती है। वहीं बाथरूम से निकलने के बाद जूडी बेटे को इमोशनली सपोर्ट करती है। वो दोनों एक दूसरे से अपनी अपनी फीलिंग्स शेयर करते हैं और फिर ये दोनों इंटीमेट होते हैं। कुछ देर बाद गैरी कैटी और मार्क को एक साथ देख लेता है और वो मार्क को मारने लगता है। मार्क खुद को बचाने के लिए गैरी पर नाइफ से हमला कर देता है जिसके बाद उसकी मौत हो जाती है। गैरी की मौत के बाद कैटी रोने लगती है लेकिन बेटे को लग रहा था इन सारी चीजों के पीछे जॉनी का हाथ है क्योंकि अब तक जो कुछ भी रेस्टोरेंट में हो रहा है कोई ऐसा करना नहीं चाहता है। बेटी जॉनी से इस बारे में पूछती है। जॉनी बताता है उसने ये सब कुछ नहीं किया है। वहीं न्यूज में दिखाया जा रहा था शहर में अचानक काफी एक्सीडेंट्स, बॉम्ब ब्लास्ट, क्राइम और चोरी हो रही है और धीरे धीरे क्राइम और एक्सीडेंट की घटना शहर में बढ़ती ही जा रही थी। जॉनी सभी को बताता है कि उनका असल चेहरा यही है। झूठ की दुनिया में सभी खुद को अच्छा साबित करते हैं लेकिन असल दुनिया में सभी एक दूसरे को जान से मारना चाहते हैं। रेस्टोरेंट के सभी लोग कहने लगते हैं कि वो ऐसे नहीं थे और ना तो कभी बनना चाहते थे। गैरी की मौत के बाद कैटी और मार्क को काफी गिल्ट हो रहा था। इस गिल्ट की वजह से कैटी और मार्क खुद को जान से मार देते हैं। वहीं अपनी दोस्त के साथ इंटीमेट होने के लिए बैटी और जूडी एक दूसरे को बुरी तरह से तड़पाकर मारने की कोशिश करते हैं और फिर मार्श बैटी के बेटे के साथ इंटीमेट होने की वजह से अपना हाथ काटकर अपनी जान दे देता है। अब सिर्फ बैटी बची हुई थी लेकिन उसका हाथ बुरी तरह से जल चुका था। बैटी को मैनिपुलेट करने के लिए जॉनी बैटी के दर्द के बारे में बार बार उससे कहने लगता है जिसके बाद बैटी अपनी आंखों में स्टिक घुसाकर खुद को मार देती है। सभी लोग अपनी मौत के बाद जॉनी को अभिशाप दे रहे थे। ठीक तभी रेस्टोरेंट में मॉर्फियस चला आता है। मॉर्फियस जॉनी को अपनी रूबी वापस करने के लिए कहता है क्योंकि जॉनी इस रबी का गलत इस्तेमाल कर रहा था और ये रबी इंसानों के लिए नहीं बनी है। जॉनी बताता है कि उसने इस रबी का सही तरह से इस्तेमाल किया है क्योंकि इस रबी की वजह से दुनिया का हर इंसान सच बोलने लगा है। मॉर्फियस बताता है इस रबी की वजह से लोगों से उनका सपना छीन लिया गया है। सपने छीनने की वजह से लोग जीना भूलकर मरना चाहते हैं। कैट, गैरी, बैटी, जूडी और मार्क अपनी जिंदगी में हजारों सपने पूरा करना चाहते थे लेकिन जॉनी की वजह से उन लोगों का सपना टूट गया। जॉनी मॉर्फियस की बात मानने के लिए तैयार नहीं था, इसीलिए मॉर्फियस जॉनी को सपनों की दुनिया में ले जाता है। जॉनी भयानक सपने देखने लगता है। इन सपनों में जॉनी की माँ ईथल उसे मारने की कोशिश कर रही थी लेकिन जैसे तैसे जॉनी खुद को समझाता है कि वो सपनों की दुनिया में है। मॉर्फियस जॉनी से लड़ने के लिए तैयार था लेकिन जॉनी रबी की मदद से मॉर्फियस को रबी के अंदर कैद करने लगता है जिससे कि रबी में और ज्यादा शक्ति आ जाए। मॉर्फियस रबी में कैद हो जाता है लेकिन ज्यादा तिलस्मी शक्ति होने की वजह से रबी टूट जाती है। रबी के टूटने के बाद रबी अपने जादू को तोड़ देती है जिस वजह से मॉर्फियस सपनों की दुनिया में वापस आ जाता है। जॉनी के पास अब कोई शक्ति नहीं थी। जॉनी मॉर्फियस की कैद में था। मॉर्फियस बताता है इस रबी की वजह से जॉनी अब तक मैनिपुलेट हो रहा था और इसीलिए वो अब तक ऐसे काम कर रहा था। मॉर्फियस जॉनी की गलतियों को माफ करके उसे उसकी दुनिया में वापस भेज देता है। एपिसोड के एंड में मॉर्फियस को सारे यंत्र उसे वापस मिल चुके थे जिसकी मदद से मॉर्फियस एक नई दुनिया की शुरुआत करना चाहता था और फिर वो मैथ्यू के साथ अपनी दुनिया में वापस लौट जाता है। लेकिन मॉर्फियस के जाने के बाद उसका भाई कहने लगता है मॉर्फियस बहुत जल्द हम एक दूसरे से मिलेंगे और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। एपिसोड की शुरुआत में मॉर्फियस पार्क में उदास बैठा हुआ था। मॉर्फियस की बड़ी बहन एंजल ऑफ डेथ उससे मिलती है। एंजल ऑफ डेथ मॉर्फियस को अपनी परेशानी के बारे में शेयर करने के लिए कहती है।
मॉर्फियस बताता है अपनी सारी चीजों को वापस पाने के बाद उसे खुश होना चाहिए, लेकिन वो खुश नहीं है क्योंकि उसे अंदर से खालीपन महसूस हो रहा है। जब से उसे कैद किया गया था तब से मॉर्फियस ने सोच कर रखा था कि वो सभी से बदला लेगा, लेकिन कैद से बाहर आने के बाद वो किसी से भी बदला नहीं ले पाता है। एंजल ऑफ डेथ मॉर्फियस को समझाती है कि उसे परेशान नहीं रहना चाहिए, बल्कि अपने साम्राज्य को दोबारा से बनाना चाहिए, जिससे कि वो अपनी दुनिया को और बेहतर बना सके। और फिर एंजल ऑफ डेथ अपने काम पर निकलती है। मॉर्फियस भी डेथ के साथ था। डेथ एक एक करके इंसानों की मौत के बाद उन्हें लेने के लिए आई थी। इनमें बूढ़े, जवान और बच्चे सभी थे जिनकी मौत हो रही थी। इस बीच मॉर्फियस डेथ को बताता है कि जिन लोगों ने उसे कैद किया था वो असल में एंजल ऑफ डेथ को कैद करना चाहते थे, लेकिन गलती से दूसरा अनंत जीवी यानी कि मॉर्फियस कैद हो गया था। अब काफी देर तक दोनों भाई बहन एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं। डेथ मॉर्फियस को समझाती है कि उसे अपने काम को लेकर परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि सभी अनंत जीवी का काम कठिन होता है। आम इंसान एंजल ऑफ डेथ को पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि एंजल ऑफ डेथ इंसानों से उनके खास लोगों को छीन कर ले जाती है। लेकिन यही दुनिया का नायक जिसे पूरा करने के लिए अनंत जीवियों को बनाया गया है। और फिर डेथ अपने भाई से अलविदा लेकर अपने काम के लिए निकलती है। मॉर्फियस चलते चलते एक कैसल की ओर जाता है और यहाँ से सीन शिफ्ट होकर साल 1329 में ले जाया जाता है। मॉर्फियस और डेथ शराब खाने में गए हुए थे। इस दौरान ये दोनों गार्डलिंग नाम के आदमी को अपने दोस्तों से कहते हुए सुनते हैं कि वो जिंदगी में कभी भी मरना नहीं चाहते थे और अपने कॉन्फिडेंस की वजह से वो कभी मर भी नहीं पाएंगे। ये सुनने के बाद मॉर्फियस और डेथ मिलकर गार्डलिंग को अमृतत्व देते हैं, जिससे कि गार्डलिंग अमर हो जाए। डेथ और मॉर्फियस ये देखना चाहते थे कि कब तक गार्डलिंग अपनी जिंदगी से खुश रहेगा। कहीं ना कहीं इन दोनों को यही मानना था कि एक दिन गार्डलिंग अपनी जिंदगी से थक जाएगा और भगवान से मौत की भीख मांगेगा। इसीलिए मॉर्फियस गार्डलिंग के साथ कहता है कि हर 100 साल में आज के दिन ये दोनों इसी शराब खाने में मिलेंगे और जिंदगी के बारे में बात करेंगे। गार्डलिंग ऐसा करने के लिए तैयार था, लेकिन गार्डलिंग के दोस्त इस बात पर हंसने लगते हैं, क्योंकि उन लोगों को लग रहा था गार्डलिंग और मॉर्फियस दोनों फेक इंसान हैं जो सिर्फ बढ़ा चढ़ाकर बातें करना चाहते थे। अब सीन शिफ्ट हो जाता है और 100 साल बाद शराब खाने को दिखाया जाता है। गार्डलिंग मॉर्फियस के आने का इंतजार कर रहा था। जैसे ही मॉर्फियस गार्डलिंग से मिलता है वो देखता है गार्डलिंग अपनी जिंदगी से बहुत खुश है और वो अब भी जीना चाहता है। ये देखकर मॉर्फियस को काफी अजीब लगता है, क्योंकि 100 से ज्यादा जीने के बाद भी गार्डलिंग को जीने की इच्छा थी। अब दोबारा से सीन कट हो जाता है और 100 साल बाद गार्डलिंग को दिखाया जाता है, जो शराब खाने में मॉर्फियस का इंतजार कर रहा था। गार्डलिंग ने नया बिजनेस शुरू किया था। अब वो अच्छे खासे पैसे कमाता है और अपनी जिंदगी में काफी खुश भी था। मॉर्फियस को लगने लगता है कि गार्डलिंग स्वार्थी इंसान है जो जिंदगी की मोह को जीना चाहता है, इसीलिए उसे जिंदगी से प्यार है। दोनों काफी देर तक बातें करते हैं और 100 साल बाद मिलने का फैसला बना लेते हैं। अब यहाँ से 100 साल बाद गार्डलिंग पहले से और ज्यादा अमीर बन चुका था। अब उसके पास सोने, चांदी, हीरे जवाहरात सब कुछ थे। इसके अलावा उसने शादी कर ली और उसकी बीवी प्रेग्नेंट थी। गार्डलिंग इस बार पिछले बार से ज्यादा खुश था। गार्डलिंग मॉर्फियस से कहने लगता है कि हर बार वो मॉर्फियस से मिलता है, लेकिन अब तक उसे मॉर्फियस के बारे में कुछ नहीं पता है। मॉर्फियस इस बात का जवाब नहीं देता है। इस बीच शराब खाने में एक राइटर अपने बारे में सभी को बता रहा था, लेकिन कोई भी उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता है और लोग उसकी कहानी और कविताएं पसंद भी नहीं करते थे। कुछ देर बाद मॉर्फियस राइटर विल से मिलता है और उसे जिंदगी को लेकर काफी टिप्स देता है। ये दोनों काफी देर तक बातें करने के बाद अपने अपने रास्ते की ओर निकल जाते हैं। अगले सीन में दिखाया जाता है गार्डलिंग एक भिखारी बन चुका था जिसके पास अब कुछ भी नहीं है, लेकिन आज भी वो जीना चाहता है, क्योंकि वही लोग मरना चाहते हैं जो कायर होते हैं और गार्डलिंग खुद को कायर नहीं मानता था। ठीक तभी एक आदमी गार्डलिंग और मॉर्फियस पर नजर रख रहा था। वो दोनों की एक पेंटिंग भी बनाता है और फिर 100 साल बाद दोनों दोबारा से मिलते हैं। इस बार जैसे ही ये दोनों मिलते हैं हमें पता चलता है गार्डलिंग अब एक बिजनेसमैन बन चुका है और अब वो अपनी जिंदगी में खुश रहने लगा है। लेकिन तभी उन दोनों को जोहन्ना कंस्टेंटाइन पकड़ लेती है, क्योंकि उसे अपने आदमियों से पता चलता है कि 400 सालों से 2 आदमी इस शराब खाने में मिलते हैं, जिनमें से एक जेविश है और दूसरा डेविल है, जो जेविश आदमी को अमरत्व देता है। गार्डलिंग बताता है कि वो जेविश नहीं है, लेकिन जोहन्ना के आदमी उस पर हमला कर देते हैं। जोहन्ना मॉर्फियस को कहती है कि उसे भी अमर बनना है, इसीलिए उसे अमृतत्व की जरूरत है। गार्डलिंग जोहन्ना के आदमियों से लड़ने लगता है और फिर जादुई रेत की मदद से मॉर्फियस जोहन्ना को अपने काबू में कर लेता है। गार्डलिंग समझ नहीं पा रहा था ये आदमी कौन है। मॉर्फियस उसे बिना कुछ बताए वहां से चला जाता है और दोबारा 100 साल बीत जाते हैं और ये लोग 100 साल बाद शराब खाने में फिर से मिलते हैं। दोनों काफी खुश थे। गार्डलिंग बताता है पहले जिस विल को लोग पसंद नहीं करते थे, आज वही विल पूरी दुनिया में फेमस हो गया है और लोग उसे विलियम शेक्सपियर कहते हैं। उसे लग रहा था
था कि ये सब कुछ मॉर्फियस की वजह से हुआ है, क्योंकि मॉर्फियस की वजह से वो इतने साल जी पाया है। और फिर गार्डलिंग कहता है सालों से मिलने की वजह से ये दोनों काफी अच्छे दोस्त बन गए हैं, और मॉर्फियस भी दोस्ती के नाते गार्डलिंग से मिलता है, ना कि ये जानने के लिए कि गार्डलिंग अब जिंदगी से थक गया है और अब वो मरना चाहता है। इस बात से मॉर्फियस काफी गुस्सा हो जाता है और वो मॉर्फियस से कहता है कि उसे किसी की दोस्ती की जरूरत नहीं है। ये कहकर वो गुस्से में वहां से चला जाता है। गार्डलिंग बताता है सभी को दोस्त की जरूरत होती है और 100 साल बाद मैं दोबारा से अपने दोस्त का इंतजार करूंगा। ऐसे ही काफी साल बीत जाते हैं, लेकिन मॉर्फियस गार्डलिंग से मिलने के लिए शराब खाने में नहीं आता था, क्योंकि इस दौरान मॉर्फियस मैगस की कैद में था और इतने सालों के बाद आज वो फाइनली अपने दोस्त से मिलने के लिए जाता है। गार्डलिंग को पता था कि एक ना एक दिन मॉर्फियस उससे मिलने के लिए जरूर आएगा, और अब जैसे ही दोनों मिलते हैं दोनों काफी खुश थे, और इस बार बिना गुस्सा किए मॉर्फियस गार्डलिंग को अपना दोस्त कहता है। वहीं एपिसोड के एंड में मॉर्फियस का भाई डिजायर किसी से कह रहा होता है कि मॉर्फियस कैद से बाहर आ चुका है और उसे उसकी सारी शक्तियां वापस मिल गई हैं। अब वो पहले से भी ज्यादा ताकतवर है, लेकिन हमारा प्लान फेल हो गया है, और ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। एपिसोड की शुरुआत में मॉर्फियस रोज वॉकर की किताब देख रहा है। दूसरी तरफ फ्लोरिडा में रोज वॉकर नाम की लड़की अपने भाई जेट और मां के साथ न्यू जर्सी में शिफ्ट होने वाली थी। रोज के माता पिता का डाइवोर्स हो गया था, इसीलिए ये तीनों घर छोड़कर जा रहे थे, लेकिन रोज के पिता जेट को अपने साथ ले जाने से मना कर देते हैं। रोज अपने माता पिता को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन लॉ के नियम तोड़कर ये लोग ऐसा नहीं कर पाएंगे। रोज अपने भाई से बहुत प्यार करती थी, लेकिन लॉ की वजह से उसे अपने भाई को छोड़कर न्यू जर्सी जाना पड़ता है। दूसरी तरफ मॉर्फियस का भाई डिजायर अपनी बहन डिस्पेयर से मिलता है। डिजायर बताता है कि इंसान की दुनिया में एक एन्युलेट यानी सपनों का भंवर पाया गया है, जिसके इस्तेमाल से सपनों की दुनिया को खत्म किया जा सकता है। डिस्पेयर कहती है सपनों की दुनिया को कोई खत्म नहीं कर सकता है, क्योंकि मॉर्फियस हम सभी से ज्यादा शक्तिशाली है और इतने साल तक कैद में रहकर उसने काफी दर्द सहा है। डिजायर मॉर्फियस को बिल्कुल पसंद नहीं करता है। वो शुरू से ही मॉर्फियस को बर्बाद करना चाहता था, और उसकी वजह से एंजल ऑफ डेथ के बदले मॉर्फियस मैगस की कैद में चला गया था। डिजायर ने पूरी प्लानिंग बना ली थी कि कैसे वो मॉर्फियस की दुनिया खत्म कर देगा, लेकिन अब मॉर्फियस के वापस आने के बाद डिजायर दोबारा से उसकी बर्बादी देखना चाहता है, लेकिन इसके लिए उसे एन्युलेट की जरूरत पड़ेगी। अगले सीन में हमें पता चलता है रोज की मां की डेथ हो गई है और रोज के दोस्त लाइटा रोज को संभालती है। अपनी मां की डेथ के बाद रोज लाइटा के साथ रहती थी। इस बीच रोज अपने भाई जेट को ढूंढ रही थी, क्योंकि रोज के पिता की मौत के बाद जेट का कुछ पता नहीं चल रहा है। जेट को ढूंढने के लिए रोज प्राइवेट डिटेक्टिव को हायर करती है, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं थे। यहाँ तक कि रोज की मां मरने से पहले पूरे पैसे खत्म कर चुकी थी। रोज एक जॉब ढूंढ रही थी जिससे कि वो सेटल हो जाए, क्योंकि अब उसका इस दुनिया में कोई नहीं है। ठीक तभी लाइटा उसे बताती है इंग्लैंड में रहने वाली एक बूढ़ी महिला रोज से मिलना चाहती है और वो रोज का इंटरव्यू लेना चाहती है। इसके बदले वो बूढ़ी औरत रोज को हर दिन $250 देने के लिए तैयार थी। रोज को पैसे की जरूरत थी, इसीलिए वो इस काम को करने के लिए मान जाती है। इधर ल्यूशियन एबल और केन के पैलेस में जीवों की इंस्पेक्शन करने के लिए जाती है। इसी बीच एबल ल्यूशियन को एन्योल्ट के बारे में बताता है। इस बारे में ल्यूशियन को कुछ नहीं पता था। अब इंस्पेक्शन खत्म करने के बाद ल्यूशियन मॉर्फियस को बताती है कि पैलेस के 3 जीव गॉल्ट, कॉरिंथियन और फिडलर्स ग्रीन गायब है, और फिर वो एनोल्ट का जिक्र करती है। मॉर्फियस कहता है दुनिया में एक एन्युलेट पाया गया है जो दुनिया का पहला एन्युलेट है, लेकिन ये एन्युलेट एक इंसान है और इस एन्युलेट की वजह से सपनों की दुनिया तबाह हो सकती है। ल्यूशियन मॉर्फियस को रोज पर नजर रखने के लिए कहती है, लेकिन मॉर्फियस दोबारा उस दुनिया में वापस नहीं आ सकता था, इसीलिए वो मैथ्यू को एन्युलेट यानी रोज वॉकर पर नजर रखने के लिए कहता है। इधर रोज लाइटा के साथ इंग्लैंड पहुंचती है। इस बीच हमें पता चलता है लाइटा शादीशुदा है, लेकिन उसके हस्बैंड की डेथ हो गई है। रोज वॉकर से यूनिटी नाम की एक बूढ़ी महिला मिलती है और वो उसे बताती है काफी साल पहले उसे एंसिफेरेटाइज लीथर जैसा की बीमारी हुई थी, जिसकी वजह से वो काफी सालों तक कोमा में थी। इस बीच यूनिटी अपने सपने में जीने लगी थी। सपने की दुनिया में उसका करियर सेटल हो गया था और अब वो एक आदमी से प्यार करने लगी थी, लेकिन जब उसकी आंख खुली तो उसे पता चला कि वो अब तक सपने देख रही थी। यूनिटी बताती है उसकी पूरी जिंदगी एक सपना थी, लेकिन यूनिटी असल जिंदगी में प्रेग्नेंट थी और किसी ने उसके बच्चे को गोद लिया था। यूनिटी कहती है कि उस रिश्ते से मैं तुम्हारी परनानी हूं, क्योंकि मेरी बेटी तुम्हारी नानी थी। वहीं दूसरी तरफ एक कल्चरल कंपनी अपने शो की एडवर्टाइजमेंट और हाइप बढ़ाने के लिए फेक न्यूज फैलाना चाहती थी, जिससे कि इनके शो हिट हो जाए। कंपनी के 3 वर्कर्स एक रेस्टोरेंट में बैठकर इस बारे में डिस्कस कर रहे थे। ये तीनों चाहते थे शो में कॉरिंथियन आ जाए और कुछ अपनी जर्नी के बारे में सभी से कुछ बातें शेयर करे, जिससे ये शो हिट हो जाएगा, क्योंकि बाकी सुपर हीरोज की हाइप तब कम थी।
ऐसा करने के लिए ये लोग कोरिंथियन के खिलाफ फेक न्यूज फैलाकर उसे अपने जाल में फंसाना चाहते थे। इनमें से एक वर्कर रेस्टोरेंट के वेटर की आंखें निकाल लेती है और न्यूज में फैलाने लगती है कि कोरिंथियन ने इस वेटर को मारा है। उधर कोरिंथियन लाइटा और रोज के अपार्टमेंट में रोज को जॉब देने के लिए आया था। रोज का रूममेट कहता है रोज इंग्लैंड गई है, उसे वापस आने में 1 हफ्ता लग सकता है। और फिर कोरिंथियन रोज के बारे में बाकी इंफॉर्मेशन निकालने के लिए रोज के रूममेट के साथ इंटीमेट होता है। कुछ देर बाद कोरिंथियन अपने बारे में एक फेक न्यूज देखता है जिस पर लिखा था कोरिंथियन लोगों की आंखें नोचकर लोगों को मार रहा है। गुस्से में कोरिंथियन वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ रोज को त्रिदेवियां आगाह करने की कोशिश करती हैं। रोज को बताया जाता है उसे कोरिंथियन और मॉर्फियस से खतरा है क्योंकि वो सपनों का भंवर है और इस एम्यूलेट को लोग गलत फायदा भी उठा सकते हैं। रोज को कुछ समझ नहीं आ रहा था और ये कहकर वहां से त्रिदेवियां गायब हो जाती हैं। कुछ देर बाद यूनिटी रोज से कहती है कि अब मैं अपने पोते जेड से मिलना चाहती हूँ। रोज बताती है कि वो उसे काफी सालों से ढूंढ रही है लेकिन पैसों की कमी की वजह से अब तक वो उसे ढूंढ नहीं पाई। यूनिटी रोज से कहती है मैं तुम्हें जेड को ढूंढने के लिए हायर करना चाहती हूँ और इसके बदले मैं तुम्हें पैसे दूंगी। रोज अपने भाई को जल्द से जल्द ढूंढना चाहती थी, इसीलिए वो परनानी की बात मान लेती है और फिर यूनिटी रोज को एक एन्यूलेट अंगूठी देती है। इधर सपनों के महल में ल्यूशियन मैथ्यू को रोज वॉकर के बारे में इंफॉर्मेशन दे रही थी जिससे मैथ्यू को उस पर नजर रखने में आसानी होगी और फिर मैथ्यू रोज पर नजर रखने के लिए उसका पीछा करने लगता है। रोज अपने भाई को ढूंढने के लिए इंग्लैंड से फ्लोरिडा वापस चली जाती है। रोज और लाइटा कुछ दिनों के लिए रेंट के घर में रह रहे थे। कुछ देर बाद रोज लाइटा के साथ अपने भाई की कस्टडी के बारे में जानने के लिए ऑफिसर से मिलती है। ऑफिसर बताती है कि अभी उसका भाई उसके पिता के दोस्त के पास है। रोज के पिता की मौत के बाद उन लोगों ने जेड को अडॉप्ट किया था और तब से लेकर अब तक उन लोग जेड की कस्टडी के लिए सरकार उन दोनों को पैसे देती है। रोज अपने भाई से एक बार मिलना चाहती थी लेकिन ऑफिसर रोज को अपने भाई से मिलने के लिए मना कर देती है क्योंकि जेड अभी छोटा है और वो अपनी बहन को देखने के बाद उसके साथ रहना चाहेगा। लेकिन रोज की उम्र अभी काफी कम है जिस वजह से वो अपने भाई की जिम्मेदारी नहीं ले पाएगी। रोज बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है और घर पहुंचने के बाद रोज अपने पड़ोसियों के साथ पार्टी करने के लिए जाती है। पार्टी के बाद रोज पर कुछ गुंडे हमला कर देते हैं लेकिन रोज बिना डरे उन गुंडों से लड़ती है। ठीक तभी उसे बचाने के लिए एक बूढ़े आदमी भी रोज की हेल्प करता है। मैथ्यू ये सारी इंफॉर्मेशन लूसियन को देता है और वो उसे भी ये बताता है कि अपने भाई को ढूंढने के लिए रोज फ्लोरिडा गई हुई है। ठीक तभी लूसियन सपनों की डायरी देखती है और उसे पता चलता है कि जेड वॉकर असल दुनिया और सपनों की दुनिया दोनों से गायब है। वहीं दूसरी तरफ कल्चरल कंपनी अपना शो को हिट करने के लिए और ज्यादा लोगों की आंखें नोचकर लोगों को मारने लगते हैं जिससे कि कोरिंथियन उनके शो में आने के लिए तैयार हो जाए। ठीक तभी कोरिंथियन वहां चला आता है। वैसे कोरिंथियन की उम्र 130 साल है लेकिन कोरिंथियन को देखकर ऐसा लगता नहीं था और फिर इन लोगों के बार बार रिक्वेस्ट करने के बाद कोरिंथियन उन लोगों के शो में आने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन उसकी एक शर्त थी, इस शो में कोरिंथियन अपने साथ एक गेस्ट को लेकर आएगा। उधर रोज सपना देख रही थी और वो सपना देखते देखते सपनों के महल में चली जाती है जहां ल्यूशियन मॉर्फियस से जेड के बारे में बात कर रही थी। रोज ल्यूशियन से अपने भाई के बारे में पूछने लगती है। ठीक तभी सीन कट हो जाता है। अगले सीन में जेड अपने पापा के दोस्त बार्नाबे अंकल के डर से घर से भाग रहा था। रास्ते में उसे क्लैरिस आंटी मिलती है। जेड क्लैरिस को बताता है कि बार्नाबे एक अच्छा आदमी नहीं है और हम दोनों को जान से मार देगा। अब वो दोनों एक साथ भागने लगते हैं लेकिन तभी बार्नाबे उसे पकड़ लेता है और गाड़ी की डिग्गी में बंद करके जेड को अपने साथ ले जाता है। क्लैरिस उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन अंकल उसकी एक नहीं सुनता है और यह एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। एपिसोड की शुरुआत में रोज मॉर्फियस से पूछती है कि वो कहां है। मॉर्फियस बताता है कि तुम अभी सपनों की दुनिया में हो और तुम एक एन्युलेट हो और इसकी वजह से तुम किसी के भी सपने में आ जा सकती हो। यहां तक कि तुम्हारी शक्तियों की वजह से तुम सपनों की दुनिया में आ गई हो और इसी तरह तुम्हें अपने भाई जेड को ढूंढना होगा। मॉर्फियस रोज से कहता है असल दुनिया में रोज की मदद करने के लिए मैथ्यू उसका साथ देगा और रोज के अगले सपने में मॉर्फियस जेड को ढूंढने से उसकी मदद करेगा जिसे बुरे सपने गॉल्ट ने अपने कब्जे में किया हुआ है। दूसरी तरफ गॉल्ट जेड की मां बनकर उसे सपना दिखाती है। गॉल्ट जेड को एक सुपर हीरो सैंडमैन की तरह लोगों को बचाने के सपने दिखाती है। इधर जैसे ही रोज की आंखें खुलती हैं वो कमरे के ठीक सामने मैथ्यू को देखती है जो उस पर नजर रख रहा था। कुछ देर बाद रोज अपनी परनानी को कॉल करके बताती है कि ऑफिसर से मिलने के बाद मुझे जेड के बारे में कुछ पता नहीं चला लेकिन ऑफिसर ने मुझे इतना बताया है कि जिन लोगों ने जेड को अडॉप्ट किया है वो लोग पापा के दोस्त थे। इस बीच कोरिंथियन यूनिटी को इंटरव्यू लेने
लेने के लिए इंग्लैंड गया था, जिससे कि उसे रोज के बारे में पता चल सके। इधर रोज अपने भाई की मिसिंग पोस्टर्स बनवाकर अपने पड़ोसियों में बांट देती है और सभी उसकी मदद करने के लिए तैयार थे। वहीं दूसरी तरफ लाइटा सपनों की दुनिया में अपने पति के साथ अपने सपनों के घर में जाती है। शादी के बाद से दोनों का यही सपना था कि ये दोनों एक शानदार घर बनाएंगे और फिर अपने बच्चे के साथ खुश रहेंगे। ये दोनों अपनी आगे की जिंदगी के बारे में प्लानिंग बनाने लगते हैं, क्योंकि लाइटा के लिए उसकी सपनों की दुनिया उसकी असल जिंदगी थी। कुछ देर बाद रोज लाइटा को ऑफिसर से मिलने के लिए कहती है, जिससे कि जेट के बारे कुछ उन लोगों को बातें पता चल सके और फिर वो अपने केयर टेकर के साथ मिसिंग पोस्टर्स लगाने के लिए बाहर जाती है। उधर सपनों की दुनिया में मॉर्फियस रोज वॉकर और जेट वॉकर के बारे में और बातें जानने चाहता है। ल्यूशियन मॉर्फियस को बताती है कि जिस दिन आपको कैद किया गया है उस दिन पूरी दुनिया में कई लोग हमेशा के लिए सो गए थे। यूनिटी नाम की औरत भी उस बीमारी की वजह से सो गई थी, लेकिन उस बीमारी का शिकार होने के बाद सिर्फ एक इंसान जिंदा बच पाया है और वो यूनिटी है। यूनिटी भी ठीक उसी दिन जिंदा हुई थी जिस दिन आप अपने साम्राज्य में वापस आए थे और रिश्ते में यूनिटी रोज की परनानी लगती है। मॉर्फियस बताता है इतने सालों से कैद रहने की वजह से ये सपनों का भंवर बना है और ये कहकर मॉर्फियस वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ रोज अपने पिता के दोस्तों के बारे में सोच रही थी। इस दौरान रोज अपने घर के केयर टेकर को बताती है कि पिछले 7 सालों से वो अपने भाई से नहीं मिली है और डाइवोर्स के बाद जब उसकी मां की जॉब लगी तब से उसके पिता ने उन लोगों के साथ सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए थे। यहाँ तक कि रोज के पिता ने अपनी बेटी की स्टडीज के लिए भी पैसे नहीं देते थे। उधर लाइटा एजेंट ऑफिसर से मिलने के लिए गई थी। लाइटा ऑफिसर्स को जेट के बारे में पूछने लगती है। ऑफिसर बताती है कि जेट अपनी नई जिंदगी से काफी खुश है। वो लाइटा कहती है रोज अपने भाई से बहुत प्यार करती है, इसीलिए वो अब भी उसे ढूंढने की कोशिश कर रही है। एजेंट ऑफिसर रोज की हरकतों से परेशान थी, इसीलिए वो एक बार जेट से मिलने का फैसला बनाती है। कुछ देर बाद कोरिंथियन रोज को ढूंढते हुए फ्लोरिडा वापस चला जाता है और रोज का पीछा करने लगता है। इसी दौरान कोरिंथियन नोटिस करता है मॉर्फियस का दूत मैथ्यू हर वक्त रोज के साथ है और वो उसकी मदद करने के लिए उस पर नजर रख रहा था। डर के मारे कोरिंथियन वहां से भागने लगता है। इस बीच कोरिंथियन केयर टेकर से टकरा जाता है और केयर टेकर उसे जेट की पैम्पलेट देता है। दूसरी तरफ एजेंट ऑफिसर जेट से मिलना चाहती थी, इसीलिए वो क्लैरिस को इस बारे में इन्फॉर्म करके उनके घर पर जाती है। ऑफिसर के आने से पहले जेट को ब्रैनबी ने काफी टॉर्चर किया था। ब्रैनबी हमेशा जेट को अंधेरे में घर में बंद करके रखता है। ब्रैनबी जेट को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था और उसे सिर्फ सरकार के पैसों से मतलब था। बारनबी जेट को धमकी देकर कहता है कि ऑफिसर के सामने किसी भी गलत बात मत करना वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। जेट डर के मारे शांति से बैठ जाता है। जैसे ही ऑफिसर उससे मिलने के लिए आती है वो जेट को देखकर खुश हो जाती है, लेकिन जेट चालाकी से ऑफिसर के बैग में मदद के लिए एक नोट डाल देता है। कुछ देर बाद एजेंट अपने ऑफिस चली जाती है। अब जैसे ही ऑफिसर अपना बैग चेक करती है उसके अंदर कुछ भी नहीं था, क्योंकि बारनबे ने पहले ही वो कागज छिपा दिया था और इस बात के लिए बारनबे जेट को बहुत टॉर्चर करता है। ठीक तभी कोरिंथियन ऑफिसर से मिलने के लिए उनके ऑफिस में जाता है और उनकी आंखें नोचकर वो ऑफिसर को मार देता है। फिर वो जेट की फाइल से उसकी सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेता है। अब रात के समय रोज एक एक करके अपने दोस्त और पड़ोसियों के साथ उनके सपनों में ट्रैवल करके अपने भाई को ढूंढने की कोशिश करती है। इस बीच सपने में वो मॉर्फियस से मिलती है जो रोज की मदद करने के लिए यहाँ आया था। दोनों रोज के पुराने घर के ठीक सामने जाते हैं। उन दोनों को यही लग रहा था कि शायद सपने में जेट यहीं आएगा। ठीक तभी जेट दुश्मनों को बचाने के लिए सैंडमैन बनकर अपने पुराने घर के ठीक सामने चला जाता है। वहीं पीछे से गॉल्ट जेट की मां बनकर उसे गाइड करने लगती है। गॉल्ट कहती है मॉर्फियस एक अच्छा इंसान नहीं है, वो बुरा इंसान जो पूरी दुनिया को खत्म कर देगा। जेट सैंडमैन बनकर मॉर्फियस को मारने की कोशिश करता है। ठीक तभी गॉल्ट भी सपने की दुनिया में चली जाती है। मॉर्फियस गॉल्ट का असली चेहरा सबके सामने लाता है और फिर जेट फाइनली अपनी बहन रोज को पहचान जाता है। रोज जेट से पूछने लगती है कि फिलहाल वो कहाँ है और किसके साथ रहता है। जेट बताता है कि वो न्यूलैंड्स में बारनबी और क्लैरिसी नाम की औरत के साथ रहता है और तभी यह सपना खत्म हो जाता है। मॉर्फियस गॉल्ट को अपने साथ सपनों की दुनिया में वापस ले जाता है। रोज और जेट भी सपनों की दुनिया में वापस आ जाते हैं। जेट रोज का नाम लेकर चिल्लाने लगता है और बारनबे जेट को मारने के लिए अपनी बेल्ट उतारता है। ठीक तभी बारनबे के घर की डोरबेल बजने लगती है। वहीं दूसरी तरफ लाइटा अपने पति के साथ सपनों की दुनिया में थी। लाइटा का पति उसे सपनों की दुनिया में रोकने लगता है क्योंकि वो अपने पत्नी के साथ नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहता था। लाइटा कहती है कि कुछ देर बाद वो फिर से सपनों की दुनिया में वापस चली जाएगी, लेकिन तभी वो नोटिस करती है उसका पेट बढ़ने लगा है और वो प्रेग्नेंट है।
इस बात से लाइटा और उसका पति सपने की दुनिया में बहुत खुश थे। इधर रोज अपने भाई को एड्रेस ट्रैक करके उसका पता लगाती है, वहीं दूसरी तरफ कोरिंथियन जेट के घर पर जाता है। कोरिंथियन क्लैरिसी को बारनबे को जान से मार देता है और फिर वो जेट से कहता है कि उसे रोज ने भेजा है। जेट काफी खुश हो जाता है और वो कोरिंथियन के साथ जाने लगता है। दूसरी तरफ गॉल्ट मॉर्फियस को बताती है कि जेट पर टॉर्चर किया जाता है, इसीलिए वो जेट के सपनों में आकर उसे खुशियां देने की कोशिश करती थी। वैसे गॉल्ट एक बुरा सपना है जिसका काम था लोगों को बुरा सपना दिखाना, लेकिन वो अपना काम सही तरह से नहीं कर रही थी। मॉर्फियस उसे समझाने की कोशिश करती है कि उसे अपना काम करना चाहिए, लेकिन गॉल्ट मॉर्फियस की बात नहीं मानती है और गुस्से में वो खुद सपने देखने के लिए सपनों की दुनिया में चली जाती है। इस बीच दिखाया जाता है लाइटा का पेट असल जिंदगी में भी फूला हुआ है और वो प्रेग्नेंट है, लेकिन इस बारे में वो किसी से कुछ नहीं कहती है। अगले सीन में रोज अपने भाई को ढूंढते हुए न्यूलैंड चली जाती है। पुलिस जेट के घर पर आई हुई थी, लेकिन पुलिस फोर्स बताती है कि घर पर विक्टिम्स के अलावा और कोई नहीं था। एपिसोड की एंड में जेट अपनी बहन से मिलने के लिए बेताब था और वो कोरिंथियन के साथ रोज से मिलने के लिए उसके घर जा रहा था और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। रोज अपने सपनों के बारे में लाइटा को बताती है। रोज बताती है कि जेट ने उसे सपने में अपना एड्रेस दिया था, लेकिन न्यूलैंड्स में जाने के बाद जेट अपने घर से गायब था। रोज को लग रहा था लाइटा उसकी बात पर विश्वास नहीं करेगी, लेकिन लाइटा को रोज की बातों पर विश्वास था क्योंकि वो खुद भी प्रेग्नेंट थी। लाइटा कहती है सपनों की दुनिया में वो अपने पति के साथ क्वालिटी टाइम बिताती है, लेकिन अचानक वो प्रेग्नेंट हो गई। रोज बताती है कि ये सब कुछ उसकी वजह से हो रहा है क्योंकि वो सपनों का भंवर है और उसकी वजह से सपने सच हो रहे हैं। अब सपनों की दुनिया में जाकर मैथ्यू ये सारी बातें ल्यूशियन को बता देता है। ल्यूशियन मैथ्यू से कहती है कि ये बात उसे मॉर्फियस को बतानी चाहिए क्योंकि मॉर्फियस सपनों का राजा है और मैं सिर्फ एक लाइब्रेरियन हूँ। ल्यूशियन मॉर्फियस से काफी गुस्सा थी क्योंकि मॉर्फियस ने उसे इन मामलों में फैसले लेने से मना किया था, लेकिन मॉर्फियस के बाद इतने सालों से ल्यूशियन अपने सपनों की दुनिया के लिए फैसला लेती आ रही है। दूसरी तरफ कोरिंथियन जेट को लेकर जॉर्जिया के रॉयल एम्पायर होटल में जाता है। कोरिंथियन जेट को बताता है कि रोज उससे मिलने के लिए उसी रॉयल एम्पायर होटल में आने वाली है। इधर लाइटा रोज से कहती है कि अब वो अपने सपनों की दुनिया में जाकर अपने पति के साथ जीना चाहती है। रोज को कुछ समझ नहीं आ रहा था क्योंकि ऐसा करना इम्पॉसिबल है। लाइटा कहती है सपनों के भंवर की वो दुनिया में सब कुछ किया जा सकता है। ठीक तभी कोरिंथियन रोज को कॉल करके बताता है कि जेट उसके साथ था और वो जेट से मिलने के लिए रोज को रॉयल एम्पायर होटल में आने के लिए कहता है। रोज बताती है कि वहां पहुंचने में उसे 3 घंटे लगेंगे। कोरिंथियन रोज का वेट कर रहा था। वहीं रोज अपने भाई से मिलने के लिए बेताब थी। कोरिंथियन जेट को होटल के अंदर ले जाता है। होटल में आज कल्चरल कंपनी का इवेंट होने वाला था। कोरिंथियन ने पहले कंपनी के नानागर से वादा किया था कि वो अपने साथ गेस्ट लेकर आएगा और कोरिंथियन के गेस्ट जेट और रोज थे। इधर केयरटेकर के अंकल गिलबर्ट रोज से मिलने के लिए उसके कमरे में गए थे। रोज उन्हें जेट के बारे में सारी बातें बता देती है और फिर रोज गिलबर्ट के साथ अपने भाई को ढूंढने के लिए होटल जाती है। दूसरी तरफ लाइटा अपने पति के साथ थोड़ा समय बिता रही थी। इस दौरान अचानक सपने की दुनिया में भूकंप आने लगता है। लाइटा कहती है सपनों की दुनिया और असल दुनिया में कोई फर्क नहीं है, इसीलिए हर दुनिया में भूकंप आ सकता है। इधर सपनों की दुनिया का स्टाफ मार्वियन ल्यूशियन को ढूंढ रहा था। मार्वियन काफी परेशान था क्योंकि सपनों की दुनिया में भूकंप आ रहा था और वो इसके बारे में मॉर्फियस को बताने से पहले ल्यूशियन को बताना चाहता था क्योंकि अब तक इस महल को ल्यूशियन संभाल रही थी। मॉर्फियस इस बात से काफी गुस्सा हो जाता है। ठीक तभी महल का कुछ हिस्सा अपने आप टूटने लगता है। मॉर्फियस ल्यूशियन से कुछ बातें जानना चाहता था। वो ल्यूशियन से पूछता है कि सपनों की दुनिया में ऐसा क्यों हो रहा है और क्या इसके पीछे मेरा हाथ है। ल्यूशियन बताती है कि सपनों की दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है सब कुछ मॉर्फियस की वजह से नहीं हो रहा है, लेकिन इसके पीछे सपनों के भंवर रोज का हाथ है। मॉर्फियस को इस बात पर विश्वास नहीं था। इसके अलावा सपनों के भंवर को मॉर्फियस ने नहीं बनाया है, लेकिन उसमें काफी शक्ति है जिससे वो सपनों की दुनिया को मैनिपुलेट कर सकती है। उधर होटल में इवेंट शुरू हो चुका था। कोरिंथियन जेट को इवेंट में जाने से मना कर देता है और कुछ देर बाद इवेंट की शुरुआत होती है। इस इवेंट का स्पेशल गेस्ट कोरिंथियन था। सभी उसका स्वागत कर रहे थे और जेट छिपकर इवेंट देखने लगता है। वो समझ नहीं पा रहा था कि इवेंट में सभी किस टॉपिक पर बात कर रहे हैं और उसे यह भी नहीं पता था कि कोरिंथियन इवेंट का चीफ गेस्ट है। अब रास्ते में अंकल गिलबर्ट की बातों से रोज को नींद आ जाती है और रोज लाइटा से मिलने के लिए उसके सपने में जाती है। सपनों की दुनिया में लाइटा बताती है उसकी प्रेगनेंसी को अब काफी महीने हो गए हैं। वहीं रोज कहती है कि अभी सिर्फ 2 घंटे हुए हैं उसे सपनों की दुनिया में गए हुए, लेकिन ठीक तभी लाइटा के सपने में मॉर्फियस चला आता है और वो देखता है लाइटा के आसपास का पूरा हिस्सा टूटने लगा है। मॉर्फियस जल्द से जल्द इन चीजों को ठीक करना चाहता था, इसीलिए वो लाइटा के पति से कहता है कि अब उसे लाइटा को छोड़कर जाना पड़ेगा। लाइटा मॉर्फियस से कहती है कि वो अपने पति के साथ सपनों की दुनिया में रहना चाहती है, लेकिन मॉर्फियस उसे बताता है कि अगर वो ऐसा करेगी फिर इन दोनों की मौत हो जाएगी और सपनों की दुनिया टूटने लगेगी।
और लाइटा को असल दुनिया में जाना चाहिए और उसके पति को आत्माओं की दुनिया में जाना होगा। यह कहकर मॉर्फियस लाइटा के पति को गायब कर देता है। रोज और लाइटा उसे रोकने की काफी कोशिश करते हैं, लेकिन मॉर्फियस किसी की बात नहीं सुन रहा था और फिर वो कहता है कि लाइटा सपनों की दुनिया में प्रेग्नेंट हुई थी, इसीलिए वो ये बच्चा सपनों की दुनिया का है, इसीलिए वो ये बच्चा कभी भी उससे छीन सकता है, क्योंकि ये बच्चा असल दुनिया में नहीं जा सकता है। रोज और मॉर्फियस लाइटा का सपना खत्म करके उसे सपनों की दुनिया से बाहर निकालते हैं। इसके बाद रोज सपनों की दुनिया में जाकर मॉर्फियस से मिलती है। रोज मॉर्फियस से काफी गुस्सा थी क्योंकि मॉर्फियस ने लाइटा से उसका पति छीन लिया था। गुस्से में मॉर्फियस कहता है कि अब तक ये सब कुछ उसकी वजह से ही हो रहा था और लाइटा की ऐसी हालत के पीछे रोज और लाइटा जिम्मेदार हैं। रोज मॉर्फियस को खुद से और अपने दोस्तों से दूर रहने के लिए धमकी देती है और ये कहकर रोज अपने सपने तोड़ देती है। ठीक तभी लाइटा रोज को कॉल करके उसे सारी बातें बताने लगती है और फिर रोज गिलबर्ट के साथ अपने भाई को होटल में ढूंढने लगती है। उधर इवेंट के कई लोग कोरिंथियन से बात कर रहे थे। इस बीच एक लड़का कोरिंथियन को घूर रहा था। वो लड़का अपना नाम बूगीमैन बताता है और वो कोरिंथियन को चेस्ट नाम के ब्लॉक के बारे में बताता है। कोरिंथियन को इस ब्लॉक के बारे में कुछ पता नहीं था। उस लड़के के जाने के बाद कोरिंथियन बताता है ये लड़का बूगीमैन नहीं है, क्योंकि 3 साल पहले बूगीमैन की मौत हो चुकी है। इवेंट के लोगों को जैसे ये बात पता चलती है, वो लोग जल्द से जल्द इस लड़के को मारने का फैसला बना लेते हैं। इवेंट के सभी लोगों के पास एक आईडी होती है जो उनके कैरेक्टर से जुड़ी होती है और इनमें से एक कैरेक्टर बूगीमैन है और इवेंट के सभी लोग किसी न किसी तरह से एक दूसरे से कनेक्टेड थे और ये सभी लोग आम इंसान का ब्रूटली खून किया करते थे। इधर रोज और गिलबर्ट इवेंट की फेक आईडी पहनकर होटल में घूम रहे थे। इस बीच गिलबर्ट नोटिस करता है काफी लोग अलग अलग टॉपिक के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। कुछ लोग पैसे वसूली के बारे में बात कर रहे थे तो कुछ धर्म को लेकर बात कर रहे थे। और जब आम इंसान इवेंट के लोगों की बात मानने से मना कर देते हैं तब इवेंट के लोग ब्रूटली सभी का खून कर देते थे। वैसे इवेंट के सभी लोग अच्छी खासी नौकरी करते हैं, लेकिन फिर भी वो सभी दुनिया में हो रहे गलत काम से जुड़े हैं और ये सब कुछ कोरिंथियन की वजह से हो रहा है। इवेंट से जुड़े सभी लोग आम इंसान की जान लिया करते थे और उन लोगों का मानना था कि भगवान उन्हें ऐसा करने के लिए कह रहे हैं। अब गिलबर्ट इवेंट के लोगों को देखने के बाद काफी डर गया था। उधर कोरिंथियन को बताया जाता है कि फिलिप नाम के आदमी ने चेस्टी ब्लॉग लिखा है। फिलिप कोरिंथियन का बहुत बड़ा फैन है और वो फिलिप अब तक इवेंट में बूगीमैन बनकर घूम रहा है, लेकिन वो इस इवेंट से नहीं जुड़ा था, इसीलिए कोरिंथियन और उसके लोग फिलिप को जान से मारना चाहते थे। ठीक तभी गिलबर्ट कोरिंथियन को देख लेता है और वो डर के मारे होटल से भाग जाता है। जाने से पहले गिलबर्ट को पता चलता है कि इस होटल में किसी ने रोज के लिए एक कमरा बुक किया है। उधर कोरिंथियन फिलिप से अकेले में बात करना चाहता था। कोरिंथियन एक कमरे में जाकर फिलिप के साथ इंटीमेट होने की कोशिश करता है। ठीक तभी इवेंट के कुछ लोग फिलिप के कमरे में आकर उसको जान से मार देते हैं। जेड इवेंट के लोग और कोरिंथियन को ये खून करते हुए देख लेता है और डर के मारे जेड कमरे से भाग जाता है। इवेंट के रिसेप्शनिस्ट को बच्चों से काफी लगाव था, इसीलिए वो जेड की सिक्योरिटी के लिए उसे अपने साथ अपने कमरे में ले जाता है। दूसरी तरफ मॉर्फियस सपनों की दुनिया में जाकर ल्यूशियन से कहता है कि ल्यूशियन तुम हमेशा से सही थी और मैं गलत था, क्योंकि रोज की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। अब ल्यूशियन कहती है कि रोज की वजह से हमें फिडलर्स ग्रीन और कोरिंथियन का पता चल गया है। ठीक तभी फिडलर्स ग्रीन का चेहरा दिखाया जाता है और हमें पता चलता है गिलबर्ट कोई इंसान नहीं बल्कि वो तो सपनों की दुनिया का सपना फिडलर्स ग्रीन है। फिडलर्स ग्रीन महल छोड़कर जाने के लिए मॉर्फियस से माफी मांगता है। वो बताता है कि कोरिंथियन असल दुनिया में कुछ लोगों को मैनिपुलेट करके ऐसा काफी सालों से ग्रुप तैयार कर रहा है जिससे सारे मेंबर्स आम इंसान का खून करते हैं। और फिर वो बताता है कि कोरिंथियन ने रोज को भी ढूंढ लिया है और अब वो रोज का बुरी तरह से इस्तेमाल करेगा। इधर रोज अपने कमरे में जा रही थी, ठीक तभी उसे जेड मिल जाता है। रिसेप्शनिस्ट बच्चों से काफी ऑब्सेस्ड रहता था, इसीलिए वो जेड को रोज के पास जाने नहीं दे रहा था। जैसे तैसे ये दोनों भाई बहन होटल से भागने लगते हैं, लेकिन इन दोनों को रिसेप्शनिस्ट से बचाने के लिए कोरिंथियन रिसेप्शनिस्ट को जान से मार देता है। और ये एपिसोड की शुरुआत में कोरिंथियन रोज से कहता है कि वो सपनों का राजा मॉर्फियस से रोज की जान बचाना चाहता है, क्योंकि मॉर्फियस उसे जान से मारना चाहता है। कोरिंथियन बताता है कि उसे पता है कि रोज सपनों का भंवर है और इसी वजह से उसकी जान को खतरा है। ठीक तभी एक महिला कोरिंथियन को नीचे हॉल में जाने के लिए कहती है। वहीं रोज अपने भाई को लेकर अपने घर वापस जाना चाहती थी, लेकिन कोरिंथियन रोज को अपनी बातों में फंसा लेता है और उसे होटल में रोक लेता है। और वो उससे कहता है कि रोज को सपनों की दुनिया की दीवारों को तोड़कर सपनों को जोड़ना होगा, जिससे कि वो और ज्यादा शक्तिशाली बन जाए। लेकिन अगर उसने सपनों की दुनिया के बीच दीवार लाने की कोशिश की, फिर मॉर्फियस रोज को जान से मार देगा। रोज को पता था कोरिंथियन भी बुरा सपना है, लेकिन उसे मॉर्फियस से ज्यादा
कोरिंथियन पर भरोसा था। कुछ देर बाद कोरिंथियन अपनी स्पीच दे रहा था। इसी बीच हमें पता चलता है कोरिंथियन जब से इंसानी दुनिया में रहने लगा है तब से वो अपनी एक ग्रुप बना रहा है। कोरिंथियन अपने ग्रुप के लोगों का ब्रेन वॉश करके उनमें मासूम लोगों का खून करवाता है और सभी लोग कोरिंथियन को पसंद करते थे और कोरिंथियन सभी को सिखाता था कि कैसे लोगों का खून करके खुश रहा जाता है। ये लोग इंसानों को मारकर उनके शारीरिक अंग बेचकर पैसे कमाते थे और इंसानों की स्किन से ये लोग कपड़े भी बनाते थे। इससे इन लोगों को काफी प्रॉफिट मिलता था। ठीक तभी हॉल में मॉर्फियस चला आता है। मॉर्फियस कोरिंथियन से कहता है कि मुझे कभी भी तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी, क्योंकि मैंने तुम्हें इसीलिए बनाया था जिससे कि तुम लोगों को सपने का आईना दिखा सको। गुस्से में मॉर्फियस कोरिंथियन को हमेशा के लिए सपनों की दुनिया में वापस भेजना चाहते थे, लेकिन मॉर्फियस का जादू काम नहीं कर रहा था और फिर कोरिंथियन मॉर्फियस के हाथ में चाकू घुसा देता है और मॉर्फियस को चोट लग जाती है। कोरिंथियन बताता है कि यह सब कुछ रोज की वजह से हो रहा है, क्योंकि वो हर समय रोज को पहले से और ज्यादा शक्तिशाली बना रहा था, जिसकी वजह से रोज सपनों की दुनिया की दीवार को मिटा रही है। और अगर ऐसा ही चलता रहा फिर सपनों की दुनिया खत्म हो जाएगी और मॉर्फियस की भी जान चली जाएगी। मॉर्फियस रोज को सपने से बाहर आने के लिए कहता है, क्योंकि यह सपना कोरिंथियन उसे दिखा रहा था, जिसकी वजह से काफी कुछ गलत होने वाला है। मॉर्फियस बार बार रोज को समझाने की कोशिश करता है कि अगर ऐसा ही सभी के सपनों की दीवार टूटने लगी फिर पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी, क्योंकि ऐसा होने के बाद काफी लोग मर जाएंगे। कोरिंथियन अब भी रोज का ब्रेन वॉश करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन रोज अपने मन की बात सुनती है और मॉर्फियस की बात मानकर रोज सपनों के बीच की दीवारों को वापस सपनों में लेकर जाती है। इस वजह से मॉर्फियस पहले से ज्यादा शक्तिशाली बन जाता है और फिर वो कोरिंथियन को सपने की दुनिया में कैद कर लेता है। कुछ देर बाद मॉर्फियस सभी से कहता है कि इवेंट के सभी लोग मॉन्स्टर हैं जो अपने फायदे के लिए आम इंसानों को जान से मार देते हैं और फिर सभी को इवेंट से जाने के लिए कहा जाता है। इवेंट से निकलने के बाद काफी लोग गिल्टी महसूस कर रहे थे, इसीलिए वो सुसाइड कर लेते हैं। वहीं रोज सपने से उठने के बाद जेट को लेकर सोने के घर की ओर जा रहा था, लेकिन तभी उसे लाइटा बताती है कि आज उसकी डिलीवरी होने वाली है, क्योंकि उसका लेबर पेन शुरू हो गया है। रोज लाइटा से मिलने के लिए तुरंत हॉस्पिटल में जाती है। लाइटा के पड़ोसी उसे हॉस्पिटल में लेकर आए थे और लाइटा की डिलीवरी की तैयारी की जाती है। इस बीच रोज अपनी परनानी को कॉल करके उन्हें जेट के बारे में सारी बातें बता देती है। रोज को पता था कि जैसे ही वो सो जाएगी मॉर्फियस उसके सपने में आकर उसे हमेशा के लिए मार देगा। रोज को अपने भाई की फिक्र थी, इसीलिए वो यूनिटी से पूछती है कि क्या जेट हमेशा के लिए आपके साथ रह सकता है और आप उसकी देखभाल कर सकती हैं। यूनिटी जेट और रोज की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार थी, क्योंकि वो शुरू से ही ऐसा चाहती थी, जेट और रोज उसके साथ रहें। कुछ देर बाद रोज अपने डर के बारे में लाइटा को बताती है। लाइटा कहती है कि रोज तुम अपने सपने में मॉर्फियस से लड़ो और उसे खत्म कर दो, क्योंकि तुम्हारे अंदर भी मॉर्फियस जितनी शक्ति है। रोज कहती है कि मैं मॉर्फियस को नहीं मारना चाहती हूँ, लेकिन खुद को बचाने के लिए शायद अब मुझे उन्हें मरना होगा। अगले सीन में रोज की आंख लग जाती है और वो सपनों की दुनिया में अंदर चली जाती है। धीरे धीरे रोज अपने सपनों की दुनिया की दीवार को तोड़कर सभी के सपने एक करने लगी थी, जिसकी वजह से एक बड़ा तूफान पैदा होता है। रोज के सभी दोस्त, पड़ोसी, यहाँ तक कि उसके भाई जेट भी उस तूफान में गिरकर मर जाते हैं। रोज सबकी जान बचाने के लिए सभी को अपनी नींद से जागने के लिए कहती है, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। अचानक रोज दूसरी दुनिया में चली जाती है, जहां मॉर्फियस उसका वेट कर रहा था। मॉर्फियस उसे बताता है कि तुम्हारे दोस्त और भाई अभी सो रहे हैं, लेकिन जब तक तुम जिंदा हो तब तक सभी की जान खतरे में है, और अगर तुम उन लोगों को बचाना चाहती हो तो फिर तुम्हें अपनी जान देनी पड़ेगी। दूसरी तरफ यूनिटी गहरी नींद में सो गई थी और वो सपने में सपनों की दुनिया की लाइब्रेरी में जाती है। लाइब्रेरियन ल्यूशियन उसे बताती है कि यहाँ हर तरह की किताबें हैं। यूनिटी अपनी जिंदगी की किताब ढूंढ रही थी। उधर मॉर्फियस को रोकने के लिए फिडलर्स ग्रीन भी अपने सपने के अंदर आ जाता है। फिडलर्स ग्रीन कहता है कि वो रोज के बदले अपनी जान देना चाहता है। रोज फिडलर्स ग्रीन को देखकर हैरान थी, क्योंकि अब तक फिडलर्स ग्रीन इंसानी दुनिया में गिलबर्ट बनकर घूम रहा था। मॉर्फियस फिडलर्स ग्रीन से कहता है, दुनिया को बचाने के लिए हम भंवर के बदले किसी और को नहीं मार सकते हैं, और फिर वो फिडलर्स ग्रीन को अपना काम करने के लिए कहता है। जाते जाते फिडलर्स ग्रीन रोज से कहता है कि वो नेचर है जिसके नीचे बैठकर सभी खुश होते हैं, और वो रोज को मरने के बाद अपनी सपने की दुनिया में उसका साथ रहने के लिए हमेशा आएगा। ये सारी बातें जानने के बाद रोज मरने के लिए तैयार थी। मॉर्फियस रोज को मिटाने लगता है। ठीक तभी ल्यूशियन उन्हें रोकती है और फिर यूनिटी अपनी जिंदगी की किताब पढ़कर मॉर्फियस को बताती है कि सपनों का भंवर मैं हूं, लेकिन जब से आप कैद में थे तब से मैं भी अघोर निद्रा का शिकार बन गई, और इसी वजह से मेरी शक्तियां रोज को मिल गई हैं और अब वो सपनों का भंवर बन गई है। यूनिटी रोज को अपनी शक्तियां इस्तेमाल करके उसे अपने अंदर ही ऐसी चीज देने के लिए कहती है जिससे कि वो सपनों का भंवर ना रहे, और रोज बिल्कुल वैसा ही करती है। रोज की दी हुई शक्तियों का इस्तेमाल करके यूनिटी सपनों का भंवर बन जाती है, और भंवर बनने के बाद उसकी मौत हो जाती है। सपने के खत्म होने से पहले यूनिटी कहती है, अगर मैं अघोर निंद्रा में शिकार नहीं बनती तो शायद मैं कभी भी सुनहरी आंखों वाले आदमी से नहीं मिल पाती, क्योंकि वो सुनहरी आंखों वाला आदमी मेरा प्यार था।
और इससे हमें पता चलता है कि जिसने यूनिटी को प्रेग्नेंट किया था वो आदमी मॉर्फियस का भाई डिजायर है। रोज और जेड वॉकर दोनों अनंत जीवी के बच्चे हैं। अब मॉर्फियस इस सपने को खत्म कर देता है और रोज असल दुनिया में वापस आ जाती है। अगले सीन में रोज और जेड लाइटा से मिलने के लिए हॉस्पिटल में जाते हैं। लाइटा ने एक लड़के को जन्म दिया था। ये तीनों नए मेहमान के आने के बाद बेहद खुश थे। वहीं कल रात के सपने के बाद घर का केयर टेकर घर बेचकर इंग्लैंड जाने का फैसला करता है। दूसरी तरफ मॉर्फियस अपने भाई डिजायर से मिलने के लिए उसके महल में जाता है। मॉर्फियस डिजायर से कहता है कि जब मैं कैद में था तुमने उस समय का फायदा उठाकर यूनिटी को प्रेग्नेंट कर दिया। यूनिटी सपनों का भंवर थी, इस वजह से रोज भी सपनों का भंवर बनी। तुम मेरे हाथों मेरे अपनों का खून करवाना चाहते थे, लेकिन याद रखना तुम मुझसे कभी जीत नहीं पाओगे। डिजायर को धमकी देकर मॉर्फियस अपने महल में चला जाता है। मॉर्फियस दोबारा से कुछ सपने बनाना चाहता था, लेकिन इस बार वो सपनों में अलग अलग बदलाव देना चाहता था, जैसे कि गॉल्ट और ल्यूशन चाहते थे, क्योंकि समय के साथ मॉर्फियस को बदलना होगा वरना वो सभी के लिए गलत फैसला लेने लगेगा। मॉर्फियस गॉल्ट को दोबारा से बनाता है और इस बार वो उसे एक अच्छा सपना बनाता है, जैसा कि वो शुरू से ही बनना चाहती थी। ल्यूशियन भी इस बात से काफी खुश थी। एपिसोड के एंड में मॉर्फियस ल्यूशियन को सपनों की दुनिया को संभालने की जिम्मेदारी देता है, क्योंकि कुछ सालों तक वो नए सपने बनाने में बिजी रहेगा। वहीं दूसरी तरफ लाइटा का बेटा अब काफी बड़ा हो चुका था और रोज एक ऐसी किताब लिख रही थी जिसमें वो सपनों के भंवर के बारे में दुनिया को बताती है। और यह एपिसोड यहीं एंड हो जाता है।